तैयार हूँ, लैब के एंड में रिपोर्ट बना के फारिग कर दूँगा, लंबा काम नहीं है। सर फिर स्लो करवाएं। स्लो करवाऊँ? अच्छा, स्टार्ट करते हैं हम। कैंटिलीवर बीम होती क्या है? कैंटिलीवर बीम वो बीम होती है जो सिर्फ एक साइड से सपोर्टेड होती है और दूसरी तरफ कोई लोड अप्लाई हो रहा होता है। दोनों तरफ से सपोर्टेड हो तो सिंपली सपोर्टेड बीम होती है। ये बीम आपके पास लेफ्ट साइड से क्लैंप हुई हुई है। लेंथ इसकी 4 मीटर्स है और इसके ऊपर एक फोर्स लग रही है 8 किलो न्यूटन की। अच्छा, इस पिछली दफ़ा जो हमने एनालिसिस किया था वो सारा यूएस यूनिट्स में था और इस टाइम सारा जो है ना एसआई यूनिट्स में। तो यूनिट्स का ख्याल रखना है। एक आपकी क्लास का कोई लड़का कह रहा था कि मेरे रिजल्ट ठीक नहीं आ रहे, तो वो यूजुअली यूनिट्स ठीक ना होते तभी ठीक नहीं आते, या बाउंड्री कंडीशंस का इशू होता है। ठीक हो गया इस एनालिसिस। अब ये एनालिसिस 3D है। 3D क्यों है? क्योंकि बीम प्रॉब्लम्स में आपका जो क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, कि आई बीम है, डब्ल्यू बीम है, या स्क्वायर बीम है, सर्कुलर है, जिस तरह की भी है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए ये प्रॉब्लम 3D है। इसका एक क्रॉस सेक्शन भी है जो कि इस डायग्राम में शो नहीं हो रहा, और इसकी एक लेंथ भी है 4 मीटर के इक्वल है। क्रॉस सेक्शन इसमें बताया, क्रॉस सेक्शन इज अ स्क्वायर, विड्थ ऑफ 0.34 मीटर्स और हाइट भी 0.34 है, इसलिए स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है। अब बीम का मटेरियल उसने स्पेसिफाई नहीं किया क्या है, लेकिन आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो उसने दे दी है कि उसका यंग्स मॉडुलस 2.8 10 to the 10 पास्कल है। ठीक हो गया। इसमें एक इन्फॉर्मेशन मिसिंग है कि इसकी पॉइजन रेशो क्या है। पॉइजन रेशो इसमें यूज मेरे नहीं ख्याल होती है, क्योंकि बेंडिंग के जब हम बेंडिंग फाइंड करते तो पॉइजन रेशो मेरा नहीं ख्याल यूज करते हैं, इसलिए नहीं दी हुई। वैसे हम 0.3 एज्यूम करके अपनी प्रॉपर्टीज लेके आगे चले जाएंगे। इसमें हम डिफॉर्मेशन देखेंगे बीम कैसे डिफॉर्म होती है। मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस देखेंगे कि किस लोकेशन पे आता है और उसकी वैल्यू क्या है, और बेंडिंग मोमेंट अलोंग द बीम कैसे वेरी करती है। इसके कुछ एनालिटिकल फार्मूला भी हैं, वो उससे हम जो है ना वो बल्कि हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। हम पहले सॉल्व कर लेते हैं कि हम क्या वैल्यूज़ एक्सपेक्ट करते हैं और वो वैल्यूज़ आती भी हैं कि नहीं आती। अच्छा, अब इस ये जो बीम है आपके पास, इसके ऊपर मैक्सिमम मोमेंट कितनी लग रही है, ये कोई बताना पसंद करे? सर 8 किलोमीटर इंटू 4 मीटर 32 बिल्कुल सही है। किलोमीटर मीटर 32 11 32,000 न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर या किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, बिल्कुल सही, सही हो गया। अच्छा, अब ये तो हमने इसके ऊपर मोमेंट कैलकुलेट कर ली। अब आपके पास कुछ फार्मूले हैं डिफ्लेक्शन के। डिफ्लेक्शन एक होती है डिफ्लेक्शन जिसको हम थीटा कहते हैं, और दूसरा होती है डिफ्लेक्शन वाई में। एक मीटर्स में होती है, एक डिग्रीज में होती है। जो थीटा है वो आपको ये बताता है कि आपकी जो टिप है इस बीम की, उसका जब वो बेंड होती है तो उसका टेंजेंट का एंगल क्या बनता है, वो थीटा मैक्स आपको ये बताता है। और वाई मैक्स आपको बताता है कि वो कितनी मीटर्स या मिलीमीटर्स जो जिस यूनिट में दिया कितनी डिस्प्लेस होती है। इन दोनों के फार्मूले, थीटा मैक्स का फार्मूला होता है लोड टाइम्स एल स्क्वायर लेंथ स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स यंग्स मॉडुलस इनटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये आपको याद होगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है बीम प्रॉब्लम में। अब एक स्क्वायर बीम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है अबाउट द सेंटर, किसी को याद है? 1/12 bh3 क्या, दोबारा बोलो। 1/12 bh3 बेस इनटू हाइट। हाँ, यही होता है। हाँ, इसमें बेस इंटू हाइट इक्वल है, तो 1 बेस स्क्वायर या हाइट स्क्वायर जो भी इसको कह लो, 1/1 साइड का स्क्वायर। स्क्वायर नहीं, सॉरी, पावर 4। स्क्वायर नहीं होता है इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हमेशा पावर 4 में होता है। ये ठीक हो गया। अच्छा, इसको ये मैं आपको कैलकुलेशंस एंड में दिखा दूंगा कि इसके आंसर क्या आते हैं, और जो ना आपके रिजल्ट से क्या आ रहे हैं आंसर से।
अगेन एनसिस हम उसी तरह स्टार्ट करेंगे जिस तरह हमने पहले किया था। सबसे पहले हम अपनी एनसिस मॉड्यूल में स्टैटिक स्ट्रक्चरल मॉड्यूल लोड करेंगे। जिनके पास एनसिस है वो साथ साथ करते जाए, नहीं तो लैब के बाद दोबारा करना पड़ेगा, रिपोर्ट बनानी पड़ेगी। इंजीनियरिंग डेटा खोलेंगे और वहाँ पे आपने जो इसने वैल्यू स्पेसिफाई की हुई है वहाँ पे आपने वैल्यूज़ दे देनी है। अच्छा, एक और चीज़, इसमें जो एनालिसिस है वो 3D है। मैंने आपको पहले बताया क्योंकि बीम का क्रॉस सेक्शन भी होता है और बीम की लेंथ भी है, तो एनालिसिस 3D है और उसको 3D रहने देना है, इसलिए हमने प्रॉपर्टीज़ में जाके चेंज नहीं किया। आप बस ये प्रॉपर्टीज़ में जाके वेरीफाई बेशक कर लें कि वो 3D ही ऑन हुआ हुआ है। ठीक है, यहाँ से आपने बस अपनी जो प्रॉपर्टीज़ है वो स्पेसिफाई करनी है। मटेरियल प्रॉपर्टीज़, वो हम जाते हैं क्लिक हेयर टू ऐड न्यू मटेरियल। मटेरियल का कोई भी नाम दे दें। ये वैसे ABC ना दिया करें, जो ओरिजिनल नाम है वो दिया करें, लेकिन यहाँ पे क्योंकि नाम की वर्ड नहीं है तो मैंने वैसे ABC लिख दिया। इसके बाद अब इसकी लीनियर इलास्टिक के अंदर इसकी आइसोट्रॉपिक इलास्टिसिटी डिफाइन करेंगे इस ABC मटेरियल की। यहाँ पे यंग्स मॉडुलस डिफाइन करना है। सर थोड़ा स्लो चले ना सर प्लीज। कितना स्लो हाँ चले? सर, हमारा लेट होता है ना कि हम आपको फिर आप दूसरा इतना स्लो चलें कि आप समझें। सर ताकि हम स्टेप फॉलो कर सकें। अच्छा, यहाँ तक अभी समझ आए? मैंने इंजीनियरिंग डेटा को डबल क्लिक किया अपना मटेरियल डिफाइन करने के लिए। इसको जब आप डबल क्लिक करें तो आपके पास एक नई मेन्यू खुलती है जिसमें एक मटेरियल उसने पहले से डिफाइन किया हुआ है, इसका नाम स्ट्रक्चरल स्टील रखा हुआ है और उसकी प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं यहाँ पे सारी। आपने उस स्ट्रक्चरल स्टील के नीचे लिखा होता है क्लिक हेयर टू ऐड अ न्यू मटेरियल, उसको क्लिक करेंगे तो आप उसका कोई नाम रख सकते हैं। वो मैंने यहाँ ABC लिखा हुआ है, ये ऊपर नाम आ गया उसका। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई? यस सर। ठीक हो गया। सर हम भी ABC दे देना हम। हाँ, जो मर्जी लिख दो, जो मर्जी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस ये याद रखना कि जो नाम इधर रखना है, इधर रखा हुआ है ना, जब आप आगे प्रॉपर्टीज डिफाइन करेंगे, जब वो मटेरियल पूछेगा तो उधर भी यही नाम शो हो रहा होगा जो आपने रखा है। ABC रखा है तो ABC शो हो रहा होगा, तो वहाँ पे ये सेलेक्ट करना होगा। अब आपने अपने मटेरियल की प्रॉपर्टीज डिफाइन करनी है। मटेरियल आइसोट्रॉपिक का ये मतलब है कि यंग्स मॉडुलस की एक वैल्यू है और उस एक वैल्यू से सारी प्रॉपर्टीज डिफाइन हो जाएंगी। एक यंग्स मॉडुलस की वैल्यू और एक पॉइजन रेशो की वैल्यू, उसने ये दोनों चीज़ें इधर हाईलाइट की होती हैं सर ये मटेरियल की येलो में, मैकेनिकल कि ये दो प्रॉपर्टी चीज़ें आप स्पेसिफाई करेंगे। जी, ये आप दो चीज़ें अगर डिफाइन करें, इस येलो का ये मतलब है कि ये दो चीज़ें डिफाइन करेंगे तो बाकी वो खुद ही कैलकुलेट कर देगा। तो यहाँ से हमने लीनियर इलास्टिक में से आइसोट्रॉपिक सेलेक्ट किया, मटेरियल आइसोट्रॉपिक है, ये आपको प्रॉब्लम में गिवन होगा। और अगर उसने नहीं बताया और सिर्फ एक यंग्स मॉडुलस की वैल्यू दी है तो इसका मतलब आइसोट्रॉपिक ही है। तो यंग्स मॉडुलस की जो वैल्यू उसने दी है वो हम यहाँ प्लग इन कर देंगे, 2.8 10⁻10। यहाँ पे आप लिखें 2.8। वैल्यू दी हो तो फिर आवाज़ कट रही है, दोबारा बोलो। सर अगर एक से ज्यादा यंग मॉडुलस की वैल्यू दी हो तो फिर क्या करना होगा? सर आपने ये एक से ABC ज़्यादा मटेरियल की यंग्स प्रॉपर्टीज मॉडुलस नहीं दिए होंगे आपको। एक सवाल का जवाब है मेरे पास। उसामा फारूक, क्या पूछे थे यार तुम? सर मैं पूछा था ये सर इसमें सर यंग मॉडुलस से एक से ज्यादा वैल्यू अगर दी तो फिर क्या करें? एक से ज़्यादा वो देगा नहीं आपको, आपकी सारी प्रॉब्लम्स ऐसे टॉपिक है। लेकिन एक से ज़्यादा दी हो तो वैसे टोटल वैल्यूज़ यंग्स मॉडुलस की हो सकती हैं, टोटल 81 हो सकती हैं। ये आपको जो है ना पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में पढ़ाया जाता है। तो 81 वैल्यूज़ आपको कोई नहीं देगा। वैसे भी सिर्फ ऐसे टॉपिक ही होंगे। अगर डिफरेंट हुई तो मैं आपको यहाँ पे डाल के दिखाऊंगा प्रॉपर्टी से कहाँ डालते हैं। तो आपकी प्रॉब्लम में दो नहीं आएगी। अच्छा, और किसका सवाल था? तो शम यूनिट्स क्या ये सारी रखते हैं सर? प्रॉपर्टीज आपने कैसे ऐड किया? लाइक ये ABC मटेरियल हमने सेलेक्ट किया, देन आपने मॉडल्स का कुछ बता रहे थे मॉडल्स। ABC हमने यहाँ से डिफाइन कर दिया ना,
ये इधर ठीक है। लिखा हुआ आ गया, ठीक है। यस सर। इसके बाद आप जाएंगे यहाँ पे, वो सारी प्रॉपर्टीज़ पूछ रहा है इसकी, ये इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ डिफाइन हो सकती हैं एक मटेरियल के लिए। आपको जो एनालिसिस करना है उसमें आपको सिर्फ इसका यंग्स मॉडुलस डिफाइन करना है और पॉइसन रेशो डिफाइन करनी है। उस वो डिफाइन होती है लीनियर इलास्टिक में, और आइसोट्रॉपिक को आप डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास ये नीचे वाली विंडो खुल जाएगी। ठीक हो गया। इस विंडो जी सर। में आप यंग्स मॉडुलस इधर डालेंगे, पॉइसन रेशो इधर डालेंगे, और वो जो बाकी प्रॉपर्टीज़ है बल्क मॉडुलस, शेयर मॉडुलस, वो खुद ही कैलकुलेट कर लेगा। क्योंकि आइसोट्रॉपिक की डेफिनेशन यही होती है कि जो बाकी दोनों प्रॉपर्टीज़ हैं वो इस पर डिपेंड करें, यंग्स मॉडुलस पे। और वो आपसे इधर पूछता भी है कि यंग्स मॉडुलस एंड पॉइसन रेशो से मैं बाकी प्रॉपर्टीज़ खुद ही निकाल लूँ। आपने 2 प्रॉपर्टीज़ देनी है बस। और किसी का कोई सवाल? टूल बॉक्स चला गया। सैयद जोहैर, यूनिट्स आपके SI यूनिट्स हैं। आपने यूनिट्स का कुछ पूछ रहे थे, यूनिट्स SI हैं आपके। पास्कल्स वो साइड पे लिखा हुआ है, पास्कल्स यूनिट्स SI यूनिट्स होते हैं, ये लिखे हुए हैं। ओके टूल बॉक्स कौन सा चला गया? सर किधर यूनिट्स? सर यूनिट्स का बता दें। यूनिट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, यंग मॉडुलस के आगे लिखा हुआ है ये पास्कल्स, डाइन, PSF, PSI, ये सारे यूनिट्स लिखे हैं। तो आपकी प्रॉब्लम में स्पेसिफाई किया होगा, अगर तो SI यूनिट्स हैं तो पास्कल्स में एनालिसिस होता है, और अगर पाउंड फोर्स वाले हैं तो PSI में एनालिसिस होता है, पाउंड्स पर स्क्वायर इंच में। कोई और भी यूनिट्स हो तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। सर, ये जो आपने उसके लिए रिपोर्ट के लिए कहा था कि हर के लिए आपने स्क्रीनशॉट लेने हैं, तो हर स्टेप का लेंगे सर स्क्रीनशॉट? तो बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स ना का लें, लेंगे इंजीनियरिंग डेटा का एक ले लें। सर? मतलब सब कुछ अप्लाई करने के बाद एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं कि हमने किया ये काम। हाँ, करने के बाद जिस तरह ABC डिफाइन हो चुका है, यंग्स मॉडुलस डिफाइन हो चुका है, पॉइसन रेशो आ चुकी है, जी सर, सही है, समझ और ये गया। ट्री लेफ्ट पे आ रहा है। यहाँ से आप वो स्निपिंग टूल ऑन करके बस इसकी एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इंजीनियरिंग डेटा का होगा बस। अगली स्क्रीनशॉट जब ज्योमेट्री आप पूरी बना लेंगे तो ज्योमेट्री की एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे बस। अच्छा, इंजीनियरिंग डेटा डिफाइन हो गया, अब हम इसको बंद कर देंगे। यहाँ पे आप देखें एनालिसिस टाइप 3D सेलेक्ट हुआ है, उसको 3D ही रहने देना है, ठीक है। इसको हम राइट क्लिक करेंगे ज्योमेट्री को, और डिज़ाइन मॉडल खोल लेंगे अपना। ये ज्योमेट्री आप स्पेस क्लेम में भी बना सकते हैं, ज्योमेट्री आप जहाँ मर्जी बनाएं, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैनुअल में आपके डिज़ाइन मॉडल से बनी है, तो मैं भी डिज़ाइन मॉडल से करा रहा हूँ। वैसे जो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड ज्योमेट्रीज होती हैं वो डिज़ाइन मॉडल में इतनी आसानी से नहीं बनती है, तो बड़ी सिंपल है तो बन जाती हैं। वो ज़्यादातर स्पेस क्लेम पे बनाई जाती हैं। अच्छा, इसमें अगेन हम कोई भी ज्योमेट्री ड्रॉ करने से पहले प्लेन सेलेक्ट करते हैं, XY प्लेन पे ड्रॉ करेंगे, वो इधर शो हो जाता है। अच्छा, ये जो आपके पास राइट बॉटम पे कुछ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स बने, आप जिसको सेलेक्ट करते हैं वो उसको नॉर्मल लेके आपको दूसरा प्लेन ओरिएंट कर देता है उस तरह, ठीक है। तो अब Z को क्लिक करेंगे तो XY प्लेन पे वो ओरिएंट कर देगा इसको। तो यहाँ से XY प्लेन सेलेक्ट करेंगे, जो आपके पास लेफ्ट पे ट्री आउटलाइन बनी आ रही है, और नीचे स्केचिंग का एक टैब होता है उसके एंड में, ये सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है, लाइन टूल सेलेक्ट करेंगे। लाइन टूल जब आपके ओरिजिन पे आता है तो यहाँ पे P लिखा आता है, इसका मतलब ये दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन है। और C लिखा आता है तो इसका मतलब ये एक किसी लाइन के ऊपर है। ये जो C लिखा आ रहा है इसका मतलब ये इस लाइन के ऊपर ड्रॉ होगा, और P का मतलब है कि दोनों का इंटरसेक्शन एक ही पॉइंट है। मतलब इस सेंटर से ड्रॉ करेंगे C लाइन। अच्छा, S का मतलब होता है
हॉरिजॉन्टल लाइन है, वी का मतलब होता है वर्टिकल लंबी है, और सी का मतलब है कि ये इंटरसेक्शन पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। उसकी डायमेंशंस स्केचिंग के अंदर ही आ रही होती हैं सारी, ड्रॉ मॉडिफाई डायमेंशंस, डायमेंशन में जाएं, जनरल डायमेंशन सेलेक्ट करें, इस लाइन को क्लिक करें और ये आपके पास डायमेंशन एक h1 आ गई, और इसकी वैल्यू लेफ्ट बॉटम पे आपके पास एक टेबल बना हुआ है, उसमें लिखी हुई है h1 की वैल्यू। ये आप मैनुअल से देखेंगे कितनी है, ये मेरा ख्याल है 4 मीटर थी, इसको 4 कर दें। ये आपके पास एक 4 मीटर लंबी लाइन बनी है। अब इसको बनाने के डिफरेंट तरीके हैं, या तो आप पूरा 3D एलिमेंट इधर ही बनाएं, जिस तरह पूरा 3D क्रॉस सेक्शन समेत, मतलब एक स्क्वायर क्रॉस सेक्शन बनाएं, उसको एक्सट्रूड करें तो एक बीम बन जाएगी। दूसरा तरीका ये है कि आप एक लाइन बनाएं जो इसकी लेंथ है, और इसके ऊपर आप इसमें एक क्रॉस सेक्शन का टूल होता है, अगर इस लाइन का फिक्स क्रॉस सेक्शन है तो आप वो बता दें तो ये खुद ही इसको जो है एक क्रॉस सेक्शन दे देता है। तो हम वो सेकंड वाला तरीका देखेंगे कि जिसमें ये खुद इसको एक क्रॉस सेक्शन देता है। जब वापस आप अपनी लाइन पे क्लिक करेंगे, इसको जनरेट कर दें बेशक। यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट लाइन फ्रॉम स्केचेस, ज्योमेट्री आपकी ये सेलेक्ट हुई है, अप्लाई और जनरेट, ये आपने करना होता है लाजमी, इसके बगैर यहाँ पे ये लाइन बॉडी नहीं आती। ये अब ला के लाइन बॉडी आई है, इसका मतलब अब ये लाइन बनी है। स्केच को वो एज ए लाइन ट्रीट नहीं करता। स्केच के बाद आपने कॉन्सेप्ट में जाना है, अगर तो क्लोज सरफेस है तो आप सरफेस फ्रॉम स्केचेस सेलेक्ट करेंगे, और अगर लाइन सिर्फ है, जिस तरह अभी हमने सिर्फ लाइन ड्रॉ की थी, तो लाइन फ्रॉम स्केचेस करेंगे, तो तब इस तरह की आपके पास एक लाइन बॉडी जनरेट हो जाएगी। इसका क्रॉस सेक्शन अभी नॉट सेलेक्टेड लिखा है, अब यहाँ पे हमने इसको एक क्रॉस सेक्शन भी देना है। क्रॉस सेक्शन हम इसका देते हैं यहाँ से, कॉन्सेप्ट क्रॉस सेक्शन रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है तो हमने रेक्टेंगुलर पे सिलेक्ट करना है। ये आपके पास एक क्रॉस सेक्शन बना है जी। सर ये दोबारा बता दीजिए एक दफा प्लीज। सर कॉन्सेप्ट क्रॉस सेक्शन रेक्टेंगुलर को दोबारा बताएं। अच्छा, हम स्केच तक आपने ड्रॉ कर लिया है, यस सर। ठीक है। एक स्केच हमने ड्रॉ किया, अब जो स्केच होता है ये सिर्फ आपकी डायमेंशन आपके हिसाब से, ये असल में उसने एक कोई लाइन जनरेट नहीं की। लाइन जनरेट करने के लिए आप इस स्केच को सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से ट्री से कॉन्सेप्ट में जाते हैं, लाइन फ्रॉम स्केचेस। ये जब लाइन फ्रॉम स्केचेस सेलेक्ट करेंगे तो ये पूछेगा ज्योमेट्री कौन सी है, उस ज्योमेट्री को क्लिक करेंगे, यहाँ से अप्लाई करेंगे और फिर जनरेट करेंगे तो आपके पास एक वो जनरेट होगा, एक लाइन बॉडी जनरेट होगी, जो कि अभी हुई है यहाँ पे, ठीक है। यस सर। अब हमने एक क्रॉस सेक्शन जनरेट करना है इसका। इस क्रॉस सेक्शन की अब हमने दोनों डायमेंशंस देनी है। इसकी डायमेंशन थी 0.364 और दूसरी जगह पे भी इसकी डायमेंशन थी 0.346, ठीक है। ये आपके पास एक स्क्वायर क्रॉस सेक्शन बन गया, ठीक है। और इसका नाम रेक्टेंगल 1 या RECT 1। अब आप लाइन बॉडी में जाएंगे, जो आपने लाइन बॉडी पहले जनरेट की है, और इसके क्रॉस सेक्शन में आप ये रेक्टेंगल 1 सेलेक्ट कर देंगे, तो जो भी आपने क्रॉस सेक्शन ड्रॉ किया तो वो इसके ऊपर आ जाएगा, बेशक सर्कुलर था बेशक स्क्वायर था। तो मैनुअल में भी उसने इसी तरह किया। क्या हो गया? तो रेक्टेंगल 1 कहाँ सेलेक्ट करना है? रेक्टेंगल 1 के लिए आप जाएंगे कॉन्सेप्ट क्रॉस सेक्शन रेक्टेंगुलर, सब जो भी क्रॉस सेक्शन है आप यहाँ से डिफाइन करेंगे, ठीक है।
सर इससे पिछले तो स्टेप आपने किया था सर, वो प्रोसेस है। पिछला स्टेप ये था कि मैंने स्केच को सेलेक्ट किया और यहाँ पे कॉन्सेप्ट लाइन फ्रॉम स्केचेस और फिर जनरेट दबा दिया। एक्सक्यूज मी सर, हमारी तो लाइनें ड्रॉ नहीं हो रही अभी तक। क्यों? पता नहीं सर, क्लिक कर रहा हूँ नहीं हो रही। लाइन ड्रॉ करने के लिए ना पहले ये जो नीचे Z वाला एरो है ना, इसको क्लिक करो तो ये अलाइन हो जाता है, ठीक है। ये सर वो किया है मैंने। अब तुम क्लिक करोगे यहाँ से XY प्लेन को, ये भी कर लिया। ठीक हो गया। इधर नीचे स्केचिंग के ही एक वो लिखा हुआ है, स्केचिंग और मॉडलिंग। यस स्केचिंग सर। खोलो, लाइन और लाइन ड्रॉ कर दो। लाइन वाला टूल पकड़ो, यही लाइन नहीं ड्रॉ। हो रही, यही नहीं हो रही, काफ़ी देर से मैं कोशिश कर रहा हूँ, ड्रॉ नहीं हो रही। मतलब सिलेक्ट हो जाती है, क्लिक करने पे वो वहाँ पे रिलीज नहीं हो रही। नहीं, एक क्लिक करोगे तो स्टार्ट हो जाएगी, दूसरा क्लिक करोगे तो ड्रॉप हो जाएगी। वही नहीं हो रही सर। आवाज भी बीच में। पता नहीं, अच्छा ये मैं फिर आपका इशू बाद में देख लूँगा, पता नहीं क्या इशू है। ठीक है सर। वैसे हो जानी चाहिए, ये कोई बड़ा काम तो नहीं है। पिछली लैब की थी? नो सर, पिछली लैब में इंस्टॉल नहीं था, ये अभी किया था इस लैब के लिए। अच्छा, ये लैब के बाद देखना, ना हुआ तो मुझे बताना, मैं बताऊँगा कैसे करते हैं। ठीक है। अच्छा, स्केच ड्रॉ करने के बाद इसको आपने कॉन्सेप्ट लाइन फ्रॉम स्केचेस जनरेट, ये कुछ स्टेप्स आपने याद करने हैं। जब कोई क्विज असाइनमेंट होगी तो ये उसमें लिखा नहीं होगा तो क्या करना है। इसको जनरेट करने के बाद आपके पास यहाँ पे ना पार्ट एंड बॉडीज़ में एक लाइन बॉडी आ जाती है और उसमें वो पूछता है इसका क्रॉस सेक्शन क्या है। अगर तो कोई क्रॉस सेक्शन नहीं तो आप इसको एम्प्टी छोड़ देंगे, और अगर क्रॉस सेक्शन है, जो कि है, तो फिर हम पहले क्रॉस सेक्शन डिफाइन करेंगे। और क्रॉस सेक्शन ऐड करने के लिए आपको जाना होता है कॉन्सेप्ट, क्रॉस सेक्शन, और जो भी क्रॉस सेक्शन है आपने वो सेलेक्ट करना है। जब आप सेलेक्ट करेंगे तो उस क्रॉस सेक्शन की डायमेंशन पूछेगा, तो यहाँ पे एक क्रॉस सेक्शन बन जाएगा। ये एक क्रॉस सेक्शन बना हुआ है, इसकी ये डायमेंशन है, स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है। उसके बाद आप लाइन बॉडी में जाएंगे और इस क्रॉस सेक्शन में आपने अगर मल्टीपल डिफाइन किए तो यहाँ मल्टीपल आ जाएंगे, और जिस नाम से किया उसी नाम से आएगा। यहाँ रेक्टेंगल 1 लिखा हुआ है, इसको आप सेलेक्ट कर लेंगे तो ये आपका क्रॉस सेक्शन डिफाइन होगा। ठीक हो गया। इस क्रॉस सेक्शन को व्यू करना है तो आपने व्यू और क्रॉस सेक्शन सॉलिड, इसको क्लिक करना पड़ेगा। ये आपके पास एक क्रॉस सेक्शन आ गया। अब आपने याद रखना है कि आपकी बॉडी 1 डायमेंशनल है, आपने सिर्फ एक लाइन ड्रॉ की है और उसका क्रॉस सेक्शन डिफाइन किया है। एनालिसिस 3D है, लेकिन आपकी बॉडी 1 डायमेंशनल है, और चूंकि आपकी बॉडी 1 डायमेंशनल है तो जो आपका FEM मॉडल बनेगा वो भी 1 डायमेंशनल बनेगा। और इसीलिए FEM मॉडल में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। जिस तरह एक बीम एलिमेंट है वो बेंड हो रहा है, और बेंडिंग 3 डायमेंशंस में होती है, लेकिन वो एलिमेंट खुद 1 डायमेंशनल है। ये आपको कोर्स में सर बताएंगे कि ये कैसे होता है। तो अब प्रॉब्लम आपकी 1 डायमेंशनल है, क्रॉस सेक्शन डिफाइन करने का ये फ़ायदा हुआ। अगर हम 3D मॉडल बनाते तो आपकी प्रॉब्लम 3D होती, रिजल्ट सेम आते, लेकिन प्रॉब्लम 3D होती, उसकी डायमेंशनैलिटी ज़्यादा होती, उसमें सोल्यूशन ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता। इसमें आपका सोल्यूशन 1 डायमेंशनल होगा, ईजी होगा, लेकिन रिजल्ट आपके वही आएंगे जो 3D एनालिसिस से आएंगे। तो आपकी ज्योमेट्री बन गई है। अब आपने इसको मैश करना है। यहाँ पे आप फाइल बेशक अपनी साथ साथ सेव करते जाएं, एनसिस सर कहीं या ज्योमेट्री आप जहाँ भी बना रहे जी। सर ये जो आपने एच का वैल्यूज दिए वो हमारे पास वो बाहर तो नहीं आ रहा है। एच की, अच्छा ये डायमेंशन से आपने ड्रॉ करनी होती है। ये जब ये मैं स्केच ड्रॉ कर रहा था ना, यस सर। स्केच आपने ड्रॉ किया, ये लाइन लगाई है, लाइन तो लगा ली है सर। लाइन के नीचे आप देखें मॉडिफाई, और उसके नीचे डायमेंशन लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ना। मॉडिफाई, यस सर। डायमेंशन को क्लिक करें तो एक जनरल डायमेंशन है, उसको सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास वो उस
फिर उस लाइन को क्लिक सर करें वो तो उसकी डायमेंशन आ जाएगी आप। सर वो हमारे पास लाइन 7, लाइन 10, लाइन 15, लाइन 17 इस तरह के आ रहा है। ये क्या करते रहे हो यार, एक लाइन ड्रॉ करनी है बस। सर मैंने एक ही ड्रा किया सर, एक्स एक्सिस पे। पता नहीं यार, अब मेरे पास तो सबकी स्क्रीन तो नहीं है, मुझे इस तरह नहीं पता चल रहा कि क्या कर रहे हो। ये फिर मैं आपको क्लास के जो बाद आपने मैनुअल शेयर जिसका किया हुआ है इंडिविजुअल उसके इशू है, अंदर स्टेप बाय स्टेप किया हुआ हाँ उसके अंदर जो पहली लैब में स्टेप हो गए थे वो उसने रिपीट नहीं करके दिखाए। जिस तरह इंजीनियरिंग डेटा वाले उसने बस कहा कि ये मॉडुलस की वैल्यू डाल दो पूरी, तो वो आपने नहीं, पहली वो क्योंकि अपने अगर बीच में कोई स्टेप नहीं मिस हो याद गया तो है फिर तो मैनुअल कर लें। हाँ कोई स्टेप सारे उधर से ही हैं, ठीक है, थैंक यू। स्टेप सारे मौजूद होंगे उसी में। सर ये ज्योमेट्री की टाइप चेंज की थी इसमें आपने 3D या 2D, क्योंकि लास्ट टाइम हमने 2D किया था। 3D बाय डिफ़ॉल्ट 3D ही सेलेक्ट होता है और मैंने 3D रहने दिया है। अगर तो 3D सेलेक्ट नहीं है तो आपने फिर 3D करना है। ठीक। अच्छा, ये आपकी ज्योमेट्री बन चुकी है, इसको आप अपना मॉडल को सेव कर लें। आपने प्रोजेक्ट को कोई नाम भी दे दिया कि क्योंकि अगर आप इसी विंडो में मल्टीपल प्रोजेक्ट्स भी खोल सकते हैं तो फिर आपको पता हो कि कौन सा प्रोजेक्ट क्या कर रहा है। अच्छा, अब हम मैशिंग करेंगे इसकी। यहाँ पे देखें आपकी सिर्फ वो लाइन बॉडी शो हो रही है, क्रॉस सेक्शन नहीं शो हो रहा, क्योंकि हमने 1D एक ही लाइन ड्रॉ की थी। जब हम इसको मैश करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। मैश वो पूरी 3D क्रॉस सेक्शन को ही करेगा। तो यहाँ से आप मैश पे क्लिक करें और जनरेट कर दें तो वो एक डिफ़ॉल्ट मैश खुद ही जनरेट कर देगा। ये उसने क्रॉस सेक्शन के ऊपर, एक स्क्वायर क्रॉस सेक्शन के ऊपर एक डिफ़ॉल्ट मैश जनरेट कर दिया। अब इस मैश को पिछली दफ़ा जो हमने एनालिसिस किया था उसमें हमने डिफ़ॉल्ट मैश ही रहने दिया था और यहाँ से हमने एलिमेंट साइज डिफाइन कर दिया था। मैश उस तरह भी हो सकता है लेकिन इसमें हम वेट करेंगे, होल्ड हो रहा है सर। अच्छा
ज्योमेट्री ओपन करते सर क्या किया था सर आपने? सॉरी सर मेशिंग सर। अच्छा, मैश खोल लिया। यस सर खोल ली सर। यहाँ से आप मैश को क्लिक करें, आपकी जो लेफ्ट में ट्री है उसके ऊपर मैश बना हुआ है, मैश लिखा हुआ है। मैश को क्लिक करें और ऊपर आपके पास एक जनरेट का बटन आ रहा होता है, वो दबा दें। यस सर ठीक है। अच्छा, तो ये आपके पास एक डिफ़ॉल्ट मैश आ जाएगा। अब आप इसमें नोट करें कि आप किसी सरफेस को नहीं सेलेक्ट कर सकते, सिर्फ उस लाइन बॉडी को सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपने एक्चुअली ड्रॉ की है। ठीक है, वो कोई सरफेस नहीं आपको सेलेक्ट करने देगा। और जब इसलिए जब आप यहाँ पे फोर्सेस और कोई भी चीज़ अप्लाई करेंगे तो आपको इस लाइन बॉडी पे अप्लाई करनी पड़ेगी, कोई भी फिक्स कंस्ट्रेंट, कोई भी फोर्स। तो आप यहाँ पे किसी सरफेस पे कोई फोर्स नहीं दे सकते अब। अच्छा, मैश को इसमें हम वैसे तो हम पिछली दफ़ा हमने डिफ़ॉल्ट छोड़ दिया था, सिर्फ साइजिंग सेलेक्ट की थी। इसमें हम जो है ना मैनुअली इसको एडिट करेंगे मैश को। फिर इसको हम करते हैं, मैश को आप राइट क्लिक करें, इंसर्ट और साइजिंग। इससे आप मैश का साइज़ बता सकते हैं कि डिफरेंट लोकेशन पे मैश का साइज़ कितना हो। लोकेशन आपकी एक ही है। अगेन आप सिर्फ लाइन बॉडी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से ज्योमेट्री पे क्लिक करेंगे, लाइन बॉडी सेलेक्ट करेंगे, वो ग्रीन हो जाएगी, और फिर अप्लाई करेंगे तो वन एज उसने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, नीचे आपके पास कुछ ऑप्शंस होती हैं कि आपने मैश डिफाइन किस तरह करना है, एलिमेंट साइज से, नंबर ऑफ डिवीजन से, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस से। पिछली दफ़ा हमने एलिमेंट साइज से किया था और यहाँ पे ये लाइन सेलेक्ट नहीं एलिमेंट हो रही साइज है। दिया था जो 0.0। यहाँ से आप लाइन सेलेक्ट वाला टूल सेलेक्ट कर लें, हो जाएगी। फिर वैसे भी हो जाएगी, लेकिन इसके साथ फिर ये एज वाला जो टूल है ना। अच्छा, टाइप में आपने नंबर ऑफ डिवीजन जानी है, हम इसको नंबर ऑफ डिवीजन से डिफाइन करेंगे और यहाँ पे 2 सेलेक्ट करेंगे, दो डिवीजन, मतलब पूरी लाइन को वो सिर्फ 2 एलिमेंट्स में ब्रेक करेगा। एक जना स्टार्टिंग से मिडल तक होगा और दूसरा मिडल से एंड तक होगा, और इसका हम बिहेवियर हार्ड रखेंगे मैश का। ठीक है, यहाँ तक हो गया। सर वो लाइन को सिलेक्ट ही नहीं कर रहा सर, जब वो उस मैश पे जाते हैं वो लाइन ही नहीं शो होती। होगी यार मिडल में, ये मिडल में कोई लाइन नहीं आ रही। सर नहीं आ रही। आनी चाहिए यार। अपने ज्योमेट्री ट्री में जाओ और उसको एक्सपेंड करो, ये लेफ्ट साइड पे होता है, इसमें देखो लाइन बॉडी है। यस सर है। तो फिर आनी चाहिए, लाइन बॉडी भी है और अगर सर क्रॉस सेक्शन भी है तो फिर दोनों चीज़ें आनी चाहिए। सर लाइन बॉडी में सर आपका टिक लिखा आ रहा है, सर मेरा क्रॉस है। हाँ, वो फिर जनरेट नहीं हुई आपकी लाइन बॉडी। वापस आप ज्योमेट्री में जाएं, आपने या लाइन बॉडी जनरेट नहीं की होगी या क्रॉस सेक्शन बनाया था उसके ऊपर। यस सर बना सर, इसमें सर सारे वो स्टेप्स आपकी ठीक नहीं हो रही। आप अपने वर्क बेंच के यहाँ पे भी देखें, यहाँ पे भी टिक लगा होना चाहिए ज्योमेट्री के बाहर। सर उस पर लगा हुआ है। लाइन बॉडी पे अगर क्रॉस है तो आपकी बॉडी जनरेट नहीं हुई। ज्योमेट्री दोबारा खोलें और वो वाले स्टेप्स बेशक रिपीट कर लें या देखें। एनसिस में ना हर जगह पे टिक लगा होता है जो बॉडी ठीक डिफाइन होती है, क्रॉस लगा होता है अगर डिफाइन ही ठीक नहीं हुई। और ये जो ये जो जिस तरह का सॉल्व का ये जो येलो सा बटन है, ये इस तरह मैश के ऊपर लेफ्ट भी बना हुआ है मेरे वाले इसमें, ये तब शो होता है जब अपडेटेड नहीं होती कोई चीज़। तो या तो अपडेट नहीं हुई होगी या फिर वो बॉडी जनरेट नहीं हुई ठीक तरह से। तो आप स्टेप्स पे दोबारा फॉलो कर लें। मैं आपको एक दफ़ा
दफ़ा ये पूरा ट्यूटोरियल करा देता हूँ, जो साथ साथ फॉलो कर रहे हैं वो करते जाएं, एंड में मैं दोबारा करा दूंगा जिसको इशू हो रहा है, उसकी स्क्रीन शेयर करके उससे मैं करा दूंगा। अच्छा, अभी हमने एज साइजिंग डिफाइन कर लिया। अगेन हमने जो अपना बॉडी सेलेक्ट की है वो हमारी लाइन बॉडी है जो हमने ड्रॉ की थी। वहाँ पे नंबर ऑफ डिविजन्स 2 दी है। यहाँ पे आप जितनी भी दे देंगे उतनी नंबर ऑफ डिविजन्स में आपकी टोटल बॉडी को डिवाइड कर देगा। और इसका हमने बिहेवियर हार्ड रखा है। बाय डिफ़ॉल्ट ये सॉफ्ट पे सेलेक्ट हुआ था। सॉफ्ट और हार्ड में ये एनसिस की अपनी टर्मिनोलॉजीज हैं। सॉफ्ट में मैश जो है ना या की प्रॉपर्टीज़ चेंज हो सकती हैं और हार्ड में नहीं चेंज हो सकती ड्यूरिंग डिफॉर्मेशन। तो इसको हम हार्ड रख के बस करते हैं। ये आपको प्रॉब्लम में या तो डिफाइन, ये हम करेंगे हार्ड, हमने कभी सॉफ्ट पे करना भी नहीं है। अच्छा, मैश पे आप दोबारा जाएंगे और फिर जनरेट या अपडेट दोनों में से कोई भी बटन दबा दें तो वो मैश दोबारा जनरेट कर देगा। अब देखें सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं, एक दरमियान से कट हुआ हुआ है और एक एंड तक है पूरा। बस ये 2 एलिमेंट्स बन गए। अच्छा, हमने इस बॉडी को इसका अभी हमने मटेरियल नहीं सेलेक्ट किया। मटेरियल सेलेक्ट करने के लिए आपका जो ज्योमेट्री का ट्री है उसको एक्सपेंड करेंगे लाइन बॉडी, और लाइन सर बॉडी के अभी सर ये अंदर ये असाइनमेंट लिखी इसमें होती सर है। लाइन इसमें सर लाइन बॉडी के ऊपर स्टिक के ऊपर क्रॉस आ रहा है सर, ऐसे ही मेरा आ रहा है सर इसमें। टिक के ऊपर क्रॉस से कुछ नहीं होता। टिक के ऊपर क्रॉस का मतलब है कि अब ये बॉडी यूज नहीं हो रही, उसके ऊपर मैश जनरेट हो चुका है। सर ऐसे ही मेरा आ रहा है सर इसमें, सेम चीज। फिर आना चाहिए यार। देखो मेरे टिक के ऊपर क्रॉस आ रहा है लेकिन मैं लाइन बॉडी सेलेक्ट कर सकता हूँ। एनीवेज मैं आपका इशू एंड में देख लूँगा। लाइन बॉडी सेलेक्ट करेंगे और इस पे ये मटेरियल का एक टैब होता है और इसके अंदर ये असाइनमेंट में अभी इसने स्ट्रक्चर स्टील असाइन किया हुआ है। हमने जो अपना डिफाइन किया था वो ये आ रहा है ABC। आपने जो नाम रखा होगा तो वो इधर आ जाएगा। तो हम अपना मटेरियल सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। ये आपका मटेरियल डिफाइन हो गया। तो आपको प्रॉब्लम बस इसी तरह दी जाएंगी। कोई ज्योमेट्री दी होगी वो आपने डिसाइड करना होगा खुद ही कि 2D बनानी है 3D बनानी है। मटेरियल आपको बताया होगा कि प्रॉपर्टीज़ क्या है, वो आपको पता होगा कि इंजीनियरिंग डेटा से हम यहाँ से जाके इसकी कोई मटेरियल डिफाइन करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ देते हैं। और ये फिर आपको ये भी याद होना चाहिए कि मैश में जब आप लाइन बॉडी सेलेक्ट करते हैं तो ये असाइनमेंट के अंदर वो आ रहा होता है मटेरियल जो आपने डिफाइन किया है, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर देंगे। तो ये आपका जो सारा प्री प्रोसेसिंग थी ये डन होगी। बॉडी डिफाइन होगी, उसके मटेरियल डिफाइन होंगे। इसके बाद आप बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करते हैं और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। बस अब 2 स्टेप्स रह गए। आगे आ जाए अपने फिजिक्स सेटअप में। अब आपने सपोर्ट्स ऐड करनी है और फोर्सेस ऐड करनी है। आपकी प्रॉब्लम में 2 ही बाउंड्री कंडीशंस हैं। मैनुअल में आप देख लें तो लेफ्ट साइड पे एक फिक्स सपोर्ट है और राइट साइड पे एक 8 किलो न्यूटन की फोर्स है और वाइड एक्सिस में लग रही है। ठीक है, तो इसको हम इंसर्ट करने के लिए अपने जो स्टैटिक स्ट्रक्चरल मॉड्यूल में जाएंगे, इंसर्ट पे, और ये फिक्स सपोर्ट। ठीक है, स्टैटिक स्ट्रक्चर को राइट क्लिक करें, इंसर्ट पे जाएं और फिक्स सपोर्ट में जाएं। अभी आपसे पूछता है कि बॉडी कौन सी सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे जो आपके पास पहले एज सेलेक्ट हुआ था, आप इसको वर्टेक्स सेलेक्ट करेंगे क्योंकि लाइन बॉडी के या आपकी लाइन बॉडी है इसके लेफ्ट वर्टेक्स पे जो है ना ये वाली जो जगह है यहाँ पे फिक्स सपोर्ट है। वैसे तो आप अगर आप पूरा 3D इसको बनाएंगे तो आप किसी फेस पे फिक्स सपोर्ट देते हैं, लेकिन हमने चूंकि क्रॉस सेक्शन से बनाया तो एक्चुअल जो ज्योमेट्री 1 डायमेंशनल है, तो आप सिर्फ इसकी एक एज पे, लाइन का जो एज है उस पर फिक्स दे सकते हैं। लाइन का एज सेलेक्ट कर लिया, अप्लाई कर लिया, यहाँ पे लिखा देता है ये फिक्स सपोर्ट और ये बताता है किस जगह पे लगेगी, ये सपोर्ट डिफाइन होगी। दूसरे एज पे आपने एक लोड डिफाइन करना है फोर्स के उसमें। अगेन स्टैटिक स्ट्रक्चरल इंसर्ट फोर्स। पिछली दफ़ा जब हम एनालिसिस कर रहे थे तो आपको प्रॉब्लम में प्रेशर गिवन था तो हमने प्रेशर वैल्यू दी थी। इस दफ़ा फोर्स है तो हम फोर्स वैल्यू देंगे। अच्छा, फोर्स डिफाइन करने के कुछ तरीके होते हैं। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आप खुद डिफाइन करें किसी एक्सिस से,
दूसरा तरीका है कि हम इसको फोर्स को वेक्टर्स में डिवाइड कर दें। ये यहाँ से होता है वेक्टर। वेक्टर का मतलब है आप जो है ना आई जे के में वैल्यू दें एक ही इक्वेशन में, मतलब 3i 4j दिस के या कंपोनेंट्स में एक्स वाई जी कंपोनेंट्स। जब भी आपकी फोर्स किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में लग रही है तो आप इस तरह देंगे एक्स वाई जी कंपोनेंट्स में। और पहले आपने ये जो सारे हाईलाइट हुए होते हैं ये चीज़ें सेलेक्ट करना लाजमी होती है। पहले आपने कोई ज्योमेट्री सेलेक्ट करनी है कि आपका राइट एज है, अप्लाई कर दिया। यहाँ पे वो रेड आ जाता है कि यहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रही है। और यहाँ पे कंपोनेंट्स पूछता है। ये क्योंकि आपकी फोर्स टाइम में चेंज नहीं हो रही तो आपने ये इंश्योर करना है कि कांस्टेंट कांस्टेंट पे सिलेक्ट हुई हो। ये हर जगह कांस्टेंट बाय डिफॉल्ट कांस्टेंट पे ही सिलेक्ट होती है, कांस्टेंट कांस्टेंट। अब फोर्स आपकी वाई एक्सिस में और पॉजिटिव वाई चूंकि ऊपर है तो फोर्स आपकी नेगेटिव डायरेक्शन में है, ठीक है। अच्छा, इसमें हमने यूनिट्स पहले चेंज नहीं किए क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट यूनिट्स जो हैं मैट्रिक में थे। अगर बाय डिफ़ॉल्ट मैट्रिक में ना होते तो आपने यहाँ से भी चेंज करने थे और जहाँ आपने ज्योमेट्री बनाई है वहाँ से भी चेंज करने थे। तो यहाँ पे फोर्स की वैल्यू हम -8000 दे देंगे। यूनिट्स न्यूटन ही है तो यहाँ पे फोर्स आ गई। और ये फोर्स की वो वेक्टर से एक डायरेक्शन भी बता देता है आपको। यहाँ पे छोटा सा वेक्टर ड्रॉ कर देता है फोर्स का, ये नेगेटिव वाई में फोर्स। ठीक हो गया यहाँ तक? किसी का कोई सवाल? कोई क्वेश्चन नहीं? सर एक आध रिवीजन करते हैं, बीच में स्टक हो जाता है तो अभी तक तो कोई सवाल नहीं है सर। अच्छा, पिछली दफ़ा भी हमने यही किया था कि जब आप इसको सॉल्व करने से पहले आपको आंसर को ये बताना होता है कि सॉल्व करे किस चीज़ को, क्या क्या आप देखना चाहते हैं। तो डिफॉर्मेशन को हम सॉल्व करते हैं। डिफॉर्मेशन हमें चाहिए, वो हमने ऐड कर ली। अच्छा, या तो आप बारी बारी सबको सॉल्व कर सकते हैं या बेशक एंड में जो है ना एक की सारे पहले ऐड करके सॉल्व कर लें या बारी बारी सबको सॉल्व करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सोल्यूशन पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ सॉल्व के ऊपर एक बटन आ जाता है। इसको राइट क्लिक करें तब भी आ जाता है। इसको आप सॉल्व कर देंगे। ये नीचे आपके पास एक बार आ जाती है सोल्यूशन की कितना सॉल्व हुआ है। ये आपके पास टोटल डिफॉर्मेशन का एक प्लॉट आ गया सोल्यूशन के बाद। ये इसको जब आप क्लिक करेंगे तो ये शो कर देगा। इधर ही आपको वो थोड़ी सी एनिमेशन भी शो कर देता है। अच्छा, इसमें आपके पास ऊपर कुछ टैब्स होते हैं। अगर आप रिज़ल्ट वाले टैब पे जाएं तो आप यहाँ से देख सकते हैं कंटूर आपने किस तरह के देखने हैं। स्मूथ देखने तो स्मूथ कर लें, बैंडेड जो भी कर लें। और एक दूसरी ऑप्शन होती है यहाँ पे शो अनडिफाइंड बॉडी, इसी एजेस के अंदर शो अनडिफाइंड वायरफ्रेम। तो इस आपको पता चल जाता है कि ओरिजिनल बॉडी कैसी थी और ये कैसी है। अच्छा, ये आपने जहन में रखना है कि ये जो डिफ्लेक्शन एंसेस आपको दिखाता है ये स्केल्ड होती है। ये असल में इतनी डिफ्लेक्शन नहीं है बीम में। ये आपको एग्जैजुरेट करता है एंसेस ताकि विजुअलाइज हो सके, वरना इन रियलिटी बहुत हल्क माइन्यूट सी डिफ्लेक्शन होती है किसी भी बीम में, क्योंकि ये बीम भी बहुत बड़ी है। 4 मीटर की बीम है और 8000 न्यूटन कोई फोर्स नहीं होती। 8000 न्यूटन बीम के ऊपर बहुत कम फोर्स होती है। तो इस 8000 न्यूटन से ये बीम बिल्कुल हल्की सी डिफ्लेक्ट हो। वो हम देख लेते हैं कि कितनी डिफ्लेक्ट होनी चाहिए।
अच्छा, बाकी चीज़ें भी हम एनसिस से सारी कैलकुलेट कर लेते हैं और एंड में मैं आपको एनालिटिकल रिजल्ट्स इसके दिखाता हूँ कि वो क्या बनेंगे। क्रॉस सेक्शन हमारा पहले से ही शो हो रहा है, वो उसने मैनुअल में बताया हुआ है कि क्रॉस सेक्शन ऑफ ऑन कैसे करते हैं। डिस्प्ले के अंदर ये जो शेल एंड बीम का क्रॉस सेक्शन बना हुआ है यहाँ पे, इसको दबाएंगे तो ऑन हो जाता है, इसको छोड़ेंगे तो ऑफ हो जाएगा। ये हमारा पहले से ही ऑन था, ये ठीक है। बेंडिंग स्ट्रेस अब कैसे फाइंड करना है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। पहले जो हमने स्ट्रेसेस फाइंड किए थे वो थोड़ी इजी हैं, ये आपको याद करना पड़ेगा कि बेंडिंग स्ट्रेस कैसे फाइंड करते हैं, क्योंकि ये बीम टूल से फाइंड करना पड़ता है। ठीक है, ये टूल ऐड होता है आपके सोल्यूशन के अंदर ही। राइट क्लिक, इंसर्ट, बीम टूल, और यहाँ पे होता है बीम टूल। ठीक है, तो ये आपको जब आपके मिड्स और फाइनल्स होंगे, अब पता नहीं ऑनलाइन होते हैं कि नहीं होते। तो अगर तो ऑनलाइन होए तो फिर तो सबने मैनुअल से देख के करना है, तब तो ठीक है। और अगर लैब में होए तो फिर ये आपको याद करना पड़ेगा कि ये कैसे ऐड करते हैं टूल। अच्छा, इस टूल के अंदर ये चीज़ें आपके पास आ जाती है, मैक्सिमम, मिनिमम, कंबाइंड स्ट्रेस, ये सारी आ जाती है इसी टूल के अंदर ही। इसको आपको एक बार दोबारा सॉल्व करना पड़ेगा, या तो आप ये सब चीज़ें पहले से ही ऐड करें और वन टाइम सॉल्व दबा दें, ये आप जब भी कोई नई चीज़ ऐड करते हैं तो आपको दोबारा सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा, इसके अंदर हमने वो भी ऐड करने थे, मिनिमम और मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस। ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट ऐड नहीं होएंगे, बाकी सब चीज़ें ऐड हुई हुई थी। बीम टूल, इंसर्ट, स्ट्रेस, मैक्सिमम ऐड, ये हाँ मैक्सिमम पहले ऐड कर लिया था, मिनिमम ऐड कर लिया। ठीक हो गया, ये दोनों स्ट्रेस। अब अगेन इसको दोबारा सॉल्व करना पड़ेगा, तो दोबारा सॉल्व दबा दें, ये आपके पास आ गया। मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस, मिनिमम बेंडिंग स्ट्रेस। ठीक हो गया। अब ये मैक्सिमम और मिनिमम के दो प्लॉट्स अलग इसलिए होते हैं क्योंकि एक हिस्सा बीम का कंप्रेशन में होता है, एक टेंशन में होता है, या कुछ चीज़ें पता होंगी सारी आपसे। बस अगर कोई वैल्यू पूछी जाए मैक्सिमम की तो आपने यहाँ से दे देनी है। मिनिमम, अगेन मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्ट्रेस की जो एक्चुअल वैल्यूज़ हैं, स्ट्रेस के साइन इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते कि नेगेटिव है पॉजिटिव है। स्ट्रेस का साइन आपको सिर्फ डायरेक्शन बताता है। नेगेटिव स्ट्रेस भी उतना ही खतरनाक है जितना पॉजिटिव स्ट्रेस है। तो इसमें आप बस ये ट्रेंड देख लें कि जो आपका जब आप मैक्सिमम स्ट्रेस प्लॉट कर रहे हैं तो जो मिनिमम वैल्यू है वो 6.10 e⁻⁸ है, मतलब ऑलमोस्ट ज़ीरो है, और मैक्सिमम स्ट्रेस यहाँ पे। ठीक है, और ये आपको पहले से भी पता है क्योंकि आपका राइट एज एक फ्री सरफेस है, तो फ्री सरफेस पे स्ट्रेस नहीं लगता, और यहाँ पे बेंडिंग स्ट्रेस नहीं लगेगा क्योंकि मोमेंट आर्म ज़ीरो है। जहाँ फोर्स लग रही है उधर ही आपका पॉइंट है, तो राइट साइड पे आपका स्ट्रेस ज़ीरो हो जाएगा और लेफ्ट साइड पे मैक्सिमम स्ट्रेस है। ये स्ट्रेस के फाइंड करने के फार्मूले आपको मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल में गिवन होते हैं। और मिनिमम स्ट्रेस में ये वही प्लॉट है, सिर्फ उल्टा बना हुआ है। ये भी आप देख लें, सारी वैल्यूज़ पे नेगेटिव लगा हुआ है, और जो मैक्सिमम, जो मिनिमम वैल्यू थी वो ऊपर होगी, मैक्सिमम होगी, या दूसरी वाली मिनिमम होगी। ये हैं दोनों स्ट्रेसेस एक ही, सिर्फ प्लॉट करने के डिफरेंट तरीके हैं हमको। अच्छा, ये भी हो गया।
लास्ट एक चीज़ थी आपके इसमें, एक प्लॉट बना हुआ है बेंडिंग मोमेंट का, वो मैं आपको बता देता हूँ। जिससे हमने पिछली दफ़ा किया था कि किसी भी अलॉन्ग द लाइन कोई प्लॉट करने के लिए हमें पाथ डिफाइन करना पड़ता है, तो हम उसी तरह एक पाथ डिफाइन करेंगे। मॉडल को राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पे होती है कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री और उसके अंदर पाथ होता है। ये कुछ चीज़ें हम बार बार यूज़ कर रहे हैं, ये आपको बस याद कर लेनी है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे होती है। अगर नहीं भी याद तो आपको वो ढूंढने से मिल जाएगी, ज्योमेट्री में देख लो, उसमें नहीं है तो मॉडल में होगी। अच्छा, पाथ डिफाइन करने के लिए या तो आपको दोनों एजेस से डिफाइन कर लें, या आपको अगर कोऑर्डिनेट्स पता है, कोऑर्डिनेट्स भी पता है आपको, इसका कोऑर्डिनेट 0 0 है, इसका 0 4 है। या बेशक कोऑर्डिनेट से कर लें, बेशक एजेस से कर लें। हम एज से कर लेते हैं, यहाँ से हमने एज सेलेक्ट किया तो अब हमसे वो ज्योमेट्री पूछेगा और हमने ज्योमेट्री दे दी और इधर अप्लाई कर दिया। ये पाथ 1 to 2 एक पाथ बन गया। 1 to 2 अगेन, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, 1 to 2 क्यों कहता है कि अगर आप प्लॉट करना स्टार्ट करेंगे तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट जो ओरिजिन पे होगा वो ये होगा 1 यहाँ से स्टार्ट होगा और प्लॉट एंड आपका 2 पे होगा। अगर आप इसको उल्टा डिफाइन कर दें तो प्लॉट यहाँ से स्टार्ट होगा 2 वाली जगह से और इधर एंड हो जाएगा 1 वाली जगह पे, जो अभी 1 है। ठीक हो गया, पाथ डिफाइन हो गया। अच्छा, इस पाथ को आपके मैनुअल में उसने मिड लाइन कहा हुआ है, इसको रीनेम, किसी भी सेक्शन को राइट क्लिक करें जो आपने इंसर्ट किया उसको आप रीनेम कर सकते हैं। तो आपके उस मैनुअल में मिड लाइन है, इसको बेशक मिड लाइन कह दें। अच्छा, बेंडिंग मोमेंट आपने कहाँ से फाइंड करनी होती है? सोल्यूशन पे राइट क्लिक करेंगे। पिछली दफ़ा हमने बेंडिंग टूल ऐड किया था यहाँ से, ये बीम टूल। इस दफ़ा हम बीम रिजल्ट में जाके बेंडिंग मोमेंट ऐड करेंगे। यहाँ पे एक जो है ना बेंडिंग मोमेंट की ऑप्शन आ रही है, उसमें से हमने फिर अपनी पाथ और मिड लाइन सेलेक्ट करना होगा। स्कोपिंग मेथड के अंदर स्कोपिंग मेथड होता है कि ये कहाँ से प्लॉट करना शुरू करें। पाथ, ये डिफरेंट ऑप्शन होती है, कोऑर्डिनेट सिस्टम, पाथ, जो भी है ज्योमेट्री। पाथ दिया और पाथ जो हमने डिफाइन किया था उसका नाम मिड लाइन था, ये यहाँ पे आ गया। ठीक है। अच्छा, टाइप इसकी डायरेक्शनल बेंडिंग मोमेंट, यहाँ पे टाइप है टोटल बेंडिंग, डायरेक्शनल बेंडिंग, दोनों ऑप्शन है। ये आपको प्रॉब्लम में जो कही गई होगी आप वो बस कंप्यूट कर लेंगे। अच्छा, सोल्यूशन को कोऑर्डिनेट्स ऐड करने के लिए सोल्यूशन में जाएंगे, इंसर्ट में जाएंगे, कोऑर्डिनेट सिस्टम एलिमेंट ऐड, ठीक है। और अब आप सॉल्व दबाएंगे, एक्सेस इसमें जो भी सिलेक्ट हो ये ठीक ही होगा। इसमें एक्सेस पूछ ही नहीं रहा, ठीक हो गया। अच्छा, इसको सॉल्व कर दें बस। तो बेंडिंग, मैक्सिमम बेंडिंग की हम पहले ही निकाल चुके थे और ये आपके पास एक डायरेक्शनल बेंडिंग का प्लॉट आ गई। जो हमने नया ऐड किया उस सिर्फ ये चीज़ है, ये नीचे बल किया। और ये लीनियर इसलिए है क्योंकि मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल से आपको शायद याद हो कि अगर आपका पॉइंट लोड हो, तो कैंटिलीवर बीम हो और एक पॉइंट लोड उसके एंड में लग रहा हो, तो उसके अंदर जो मोमेंट प्रोड्यूस होता है वो लीनियर होता है। क्योंकि आपने मोमेंट फाइंड करने के लिए आप ये करेंगे कि जितना आपका डिस्टेंस है फोर्स से, उस डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर देंगे फोर्स से। और क्योंकि ये पूरा लीनियरली वेरी कर रहा है, डिस्टेंस लीनियरली इंक्रीज हो रहा है, तो आपके पास एक लीनियर उसका वो आ जाता है बेंडिंग मोमेंट का लीनियर प्लॉट आ जाता है। अब किसी का कोई सवाल है तो वो पूछे, इसके बाद मैं आपको एनालिटिकल रिजल्ट्स कराऊंगा। सर एक तो ये जो डायरेक्शनल बेंडिंग
इसमें ऐड की है उसके अंदर जो ज्योमेट्री है वो ऑनलाइन बॉडी सेलेक्ट हुआ हुआ है लेकिन वो येलो है, और जो एलिमेंटल ट्रायड्स है ये जो है वो सॉल्व नहीं हुआ। कह रहे जी जनरल फेलियर अकर ड्यूरिंग द सॉल्यूशन प्रोसेस। अच्छा, कोई प्रॉपर्टी से डिफाइन नहीं हुई होगी, या ये पाथ मिड लाइन ये चीज़ें डिफाइन है? यस सर, पाथ डिफाइन। तो पता नहीं, मैं आपका स्क्रीन शेयर करवा के ना इसके एंड में देखता हूँ कि क्या इशू है। ठीक है, ठीक सर। अच्छा अभी हम कुछ चीज़ें, अच्छा अगर आपको कोई एग्ज़ाम या क्विज़ में पूछा जाए कि बेंडिंग मोमेंट का क्या प्रोफाइल है, तो आपने सब चीज़ें इसी तरह करनी होंगी। सोल्यूशन में आप टोटल डिफॉर्मेशन ऐड करेंगे, डिफॉर्मेशन ऐड करनी पड़ती है, और उसके बाद आप जो है ना इसके अंदर इंसर्ट बीम रिजल्ट बेंडिंग मोमेंट ऐड कर देंगे, जिस तरह अभी हमने लास्ट स्टेप में की है। और इस तरह का जो प्लॉट आएगा ये आप पेपर पे बनाना हो तो पेपर पे बना दें, मैक्सिमम वैल्यू पूछी हो तो इधर मैक्सिमम वैल्यू इधर बनी हुई है, तो बस इसी तरह करना है। ठीक है, ये आपको बेंडिंग मोमेंट का प्लॉट है। अब अच्छा, ओरिएंटेशन इसकी जेड एक्सिस करके इसको सॉल्व करते हैं। हाँ जी, ये प्लॉट जो पिछला वाला प्लॉट था वो पॉइजन रेशो की वजह से यहाँ पे आ रहा था। ये वाला प्लॉट जो है ठीक बेंडिंग मोमेंट का प्लॉट है, इसलिए क्योंकि जो मोमेंट इस प्रॉब्लम में प्रोड्यूस हो रही है वो अबाउट जेड एक्सिस प्रोड्यूस हो रही है, क्योंकि फोर्स वाई डायरेक्शन में लगी हुई है और बॉडी आपकी एक्स डायरेक्शन में, तो बेंडिंग मोमेंट आपकी वाई डायरेक्शन, आपको पता होगा। बेंडिंग मोमेंट क्योंकि वाई में है तो आपने बेंडिंग मोमेंट सॉल्व करते हुए ओरिएंटेशन वाई एक्सिस सेलेक्ट करनी है, और यहाँ से आपके पास जो है ना बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू आ जाएंगी। मिनिमम वैल्यू, अच्छा ये प्लॉट उल्टा प्लॉट हुआ है, ये जो असल में जिसको मिनिमम वैल्यू कह रहा है वो मैक्सिमम वैल्यू है, क्योंकि अगेन ये आपको बात, ये अगर किसी को बात समझ नहीं आ रही तो ये जो है ना क्लियर कर ले, क्योंकि अगर मैंने एग्जाम में पूछा कि इस में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या है, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट -32,000 है। ये इधर नहीं है जो इधर मैक्स लिखा हुआ है, ये किसी को अगर अनक्लियर है तो बताए। ये अच्छा नहीं, मुझे नहीं समझ आया। देखो मैंने आपको पहले बताया कि आपने जब भी मैं आपसे स्ट्रेस की वैल्यू पूछूं या फोर्स की वैल्यू पूछूं, प्रेशर की वैल्यू, बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग स्ट्रेस, इस तरह की जो भी चीज़ें हैं ना, इसमें जो ये साइन है ये इम्पोर्टेंट नहीं है। साइन इम्पोर्टेंट है लेकिन नहीं भी है इम्पोर्टेंट इसलिए कि वो आपको डायरेक्शन बताएगा। लेकिन जब आपसे किसी ने पूछना है ना कि मैक्सिमम स्ट्रेस कहाँ पे लग रहा है और उसकी वैल्यू क्या है, तो आपने उस टाइम साइन नहीं बताना, उस टाइम आपने साइन इग्नोर करना है। तो आप ये जो आपके पास पूरा लेफ्ट पे जो बार बनी हुई है, इसमें से आप साइन इग्नोर करेंगे, ये सारे नेगेटिव जो है ना इनको इग्नोर करें। तो उसके बाद देखें जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 32,000 है, और मिनिमम वैल्यू जो है वो ये है, क्योंकि ये e⁻−10 में है, ये मतलब ऑलमोस्ट जीरो वैल्यू है, क्योंकि न्यूमेरिकल एनालिसिस में कभी भी एग्जैक्ट जीरो वैल्यू नहीं आती। तो ये इसलिए e⁻10 का मतलब है कि 4 से पीछे 9 जीरोज है, तो 0.0009 टाइम्स एंड देन अ 4, तो मतलब ये वैल्यू जीरो है, जिसको ये मैक्सिमम वैल्यू कह रहा है वो जीरो वैल्यू है। और ये इसको मिनिमम वैल्यू इसलिए कह रहा है क्योंकि यहाँ नेगेटिव डला हुआ है। टेक्निकली तो ये मिनिमम वैल्यू है अगर मैथमेटिकल टर्म्स में देखें, लेकिन मैंने आपको पहले बताया कि स्ट्रेस जब भी आपने देखना होगा तो आपने साइन इग्नोर करना होगा, तो आपने साइन इग्नोर करके देखना है कौन सी मैक्सिमम वैल्यू है। तो इसमें मैक्सिमम स्ट्रेस की वैल्यू है 32,000 और उसका साइन नेगेटिव है। ठीक है, नेगेटिव साइन आप बेशक डालें, अगर मैंने एग्जाम में क्वेश्चन दिया कि क्या मैक्सिमम स्ट्रेस की वैल्यू है तो आप बेशक -32,000 लिखें, लेकिन ये 32,000 मैक्सिमम है जबकि एनसिस इसको मिनिमम कह रहा है, और ये मैक्सिमम वैल्यू नहीं है जो इसने रेड में दिखाई हुई है। ये आपको इस डायग्राम से भी आसानी से पता चल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आप देखें जो रेड वैल्यू है वो इधर ड्रॉ हुई हुई है 0.2 के एंड पे, और 0.2 एंड जो है वो फ्री एंड है, और फ्री एंड पे मैंने आपको कहा स्ट्रेस जीरो होता है, तो यहाँ पे बेंडिंग स्ट्रेस जीरो है, बेंडिंग मोमेंट, यहाँ पे मोमेंट आर्म भी जीरो है आपका। ठीक है, क्योंकि फोर्स भी इसी जगह लग रही है ना, और इसी जगह देख रहे हैं तो यहाँ बेंडिंग मोमेंट आर्म भी कोई नहीं है,
वो 0 है, और सबसे लंबा मोमेंट आर्म 1 एज पे है, क्योंकि 2 पे फोर्स लग रही है और आप फिक्स्ड 1 से किया, और सबसे लंबा मोमेंट आर्म 1 पे है, तो मैक्सिमम वैल्यू आपकी 1 पे आनी चाहिए मोमेंट की, और मैक्सिमम आ भी 1 पे रही है। उसको एन से मिनिमम सिर्फ इसलिए कह रहा है क्योंकि अगेन साइन नेगेटिव है, क्योंकि लोड माइनस वाई डायरेक्शन में, तो जब वो -8000 को 4 से मल्टीप्लाई करता है तो 32000 आता है और उसको माइनस कह देता है। अभी दोबारा भी समझ नहीं आई किसी को तो फिर पूछ। ये क्लियर है बात? यस सर, क्लियर है। अच्छा, ठीक हो गया। इसके अब हम कुछ जो है ना एनालिटिकल सोल्यूशन देख लेते हैं। एनालिटिकली इसको सॉल्व करने के लिए पहले आपको चाहिए होगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा, इस तरह के फॉर्मूले आपने याद नहीं करने, नहीं भी याद तो ये एग्जाम में अगर इसका कोई क्वेश्चन आएगा तो एक गिवन होगा फार्मूला क्या है इसका, ठीक है, और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड शेप्स नहीं होंगे। अच्छा, यहाँ पे हमारे स्क्वायर में ए की वैल्यू क्या थी? क्या वैल्यू थी? 0.346 थी ना, स्क्वायर की साइड है ना ये, सही है ना? यस सर। किसी को कुछ ना समझ आए तो पूछ ले, ये आपने कैलकुलेशन करनी होगी। ठीक हो गया। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो हमेशा पावर 4 में होता है, और चूंकि आपका ए मीटर्स में है, ठीक है ना, तो जब आप यहाँ पे मीटर की वैल्यू डालेंगे तो ये मीटर पावर 4 हो जाएगा, या सेंटीमीटर भी होता है भी पावर 4। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा 4th पावर का होता है, ये ध्यान में रखना। इसको आप सॉल्व करें तो ये वैल्यू आ जाती है, ठीक है। ये मैंने सॉल्व किया हुआ है, मैंने इसलिए लिख दिया है। कैलकुलेटर पे आप बेशक साथ साथ सॉल्व करते जाएं जिसके पास है। अच्छा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कैसे फाइंड करेंगे? ये बड़ा सिंपल केस है। अच्छा, आपको याद होगा अगर जी 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 0.346 आपके मैनुअल में, कि आप ऊपर जाएं। अच्छा, ये फार्मूला किस चीज़ का, पहले तो ये समझो, ये फार्मूला मोमेंट ऑफ इनर्शिया का है ना, ठीक है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में जो ए है ना, ये स्क्वायर की एक साइड है। स्क्वायर की चूंकि दोनों साइडें इक्वल होती हैं तो ये एक साइड है। इसका ओरिजिनल फार्मूला होता है किसी ट्रायंगल कह रहा हूँ, किसी रेक्टेंगल के लिए 1/12 BH3, ठीक है, ठीक है ना। और बी होती है उसकी बेस, और एच होता है उसका हाइट किसी रेक्टेंगल की, क्योंकि दोनों डायमेंशन डिफरेंट होती हैं तो बेस इंटू हाइट होता है। और अगर आपका बॉडी स्क्वायर है तो ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो वो a⁴ बन जाती है, जिसको मैंने ए कह दिया। कोई भी साइड का नाम कुछ भी रख लें, लेकिन ये बात समझ आ गई है ये ए क्या चीज़ है? ए स्क्वायर की एक साइड है, ठीक है। और वो स्क्वायर की साइड की वैल्यू क्या है उसने ये दी हुई है, विड्थ ऑफ 0.346 मीटर एंड हाइट ऑफ 0.346 स्क्वायर क्रॉस सेक्शन। ठीक हो गया? आई एम अज्यूमिंग कि ठीक हो गया। अच्छा, अब मैक्सिमम मोमेंट क्या है इसके ऊपर? स्टैटिक्स तो सबने पढ़ी है। एक बॉडी लेफ्ट साइड से फिक्स्ड हो, राइट साइड पे पॉइंट फोर्स लग रही हो, तो मोमेंट क्या होती है इस बॉडी पे? फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द हाँ, फोर्स चूंकि वाई एक्सिस में है और बॉडी है ही एक्स एक्सिस में, तो ये दोनों आपस में वैसे ही परपेंडिकुलर है। ठीक हो गया? समझ आई? यस सर। तो आप डायरेक्टली फोर्स को
जो कि 8000 न्यूटन्स है उसको आप टोटल लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपकी मैक्सिमम मोमेंट आएगी। मोमेंट हर पॉइंट पे नहीं आएगी, अगर आपने हर पॉइंट पे निकालनी होती, फॉर एग्जांपल मोमेंट राइट एज पे जीरो क्यों है, आपकी फोर्स यहाँ पे लग रही है और आप अगर आपने यहीं पे फाइंड करना है तो ठीक है यहाँ पे कोई फोर्स नहीं लग रही। अगर आप यहाँ इधर मूव कर जाएं तकरीबन 1/4 ऑफ द वे तो 8 किलो न्यूटन मल्टीप्लाई बाय 1/4 ऑफ द वे का मतलब है 1/4 ऑफ जो आपका टोटल डिस्टेंस है मतलब 1 मीटर, तो 8 न्यूटन मीटर की आपकी यहाँ पे टॉर्क लग रही है या मोमेंट लग रही है। दरमियान में चले जाएंगे तो 2 मीटर लेंथ हो जाएगी। इस तरह जब आप मूव करते जाएंगे तो ये लेंथ बढ़ रही है और चूँकि आपका मोमेंट का फार्मूला है फोर्स टाइम्स डिस्टेंस, तो आप जितना इस फिक्स्ड पॉइंट की तरफ जा रहे हैं उतनी आपकी मोमेंट बढ़ रही है, इसलिए आपके जो फिक्स्ड एंड पे सबसे ज़्यादा मोमेंट होगी और जो राइट एंड है उस पर ज़ीरो होगी। ठीक है, ये बात समझ लें। ये क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है किसी को, ये जो भी आए तो, किसको नहीं समझ आए तो बेशक पूछो। सर ये दोबारा बता दें। ठीक हो गया। हाँ देखो, किसी भी बॉडी पे मोमेंट तब लगती है जब आपने फोर्स अप्लाई की और जो आपका किसी बॉडी का फिक्स पॉइंट है वो और फोर्स में कोई डिस्टेंस है। अगर फोर्स उसी जगह अप्लाई हो जहाँ फिक्स पॉइंट है तो बॉडी पे मोमेंट नहीं लगती, सिर्फ बॉडी ट्रांसलेट करती है, आगे मूव करती है। स्टैटिक्स में पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो अब ये बॉडी है, ये हमने लेफ्ट साइड से फिक्स की हुई है और राइट साइड पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब है इसमें कोई मोमेंट प्रोड्यूस होगी और वो मोमेंट अलोंग द लेंथ वेरी करेगी, क्योंकि एक मोमेंट का फॉर्मूला होता है, एक मिनट, आवाज़ नहीं आ रही। मैं कुछ बोल नहीं रहा इसलिए नहीं आ रही। मोमेंट का फॉर्मूला होता है F इंटू एल। एफ वो फोर्स है जो आप अप्लाई कर रहे हैं जो कि 8 किलो न्यूटन की फोर्स है, ठीक है, और एल जो है वो आपकी ये लेंथ नहीं है, एल होता है कि इस फोर्स से कितना डिस्टेंस है, ये चीज़ एल होती है। ये जो फोर्स टाइम्स एल जो लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका मतलब है कि अगर आप इसी पॉइंट पे हैं जिस पॉइंट पे आपने फोर्स अप्लाई की है, ठीक है, तो आपका डिस्टेंस जीरो है, इसको मोमेंट आर्म कहते हैं, मोमेंट आर्म जीरो है। अगर आप इस फोर्स से यहाँ पे पहुँच गए तो ये तकरीबन 1/4 डिस्टेंस है, तो ये 1 मीटर बनता है, 1/4 ऑफ टोटल 4 है तो 1/4 इसका 1 मीटर बनेगा। तो अगर आप इस लोकेशन पे हैं तो आपके पास जो मोमेंट लग रही है वो फोर्स टाइम्स 1 मीटर है, और अगर आप हाफ पे पहुंच गए हैं तो अब आपकी फोर्स चूंकि कांस्टेंट है, फोर्स उतनी रह रही है, लेकिन आपका डिस्टेंस ये बढ़ रहा है, लेंथ ये जब बढ़ रही है, जो आपका मोमेंट आर्म है वो बढ़ता जा रहा है, तो आपकी मोमेंट बढ़ती जा रही है। ठीक है, और अब आप और आगे चले जाए, बिल्कुल एंड में पहुंच जाएं तो आपका मोमेंट आर्म मैक्सिमम हो गया। यहीं से आपने इसको फिक्स किया हुआ है, टोटल मोमेंट आर्म आपका 4 मीटर है और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे जितनी आपके पास फोर्स लग रही है, ये आपके पास टोटल मोमेंट है। तो मोमेंट, पहली बात, पूरी बीम में कांस्टेंट नहीं है, मोमेंट वेरी कर रहा है अकॉर्डिंग टू द लेंथ, अकॉर्डिंग टू मोमेंट आर्म, और जहाँ पे आपने फोर्स अप्लाई की है वहाँ पे ज़ीरो है क्योंकि मोमेंट आर्म ही ज़ीरो है, और आप जिस तरह बीम से दूर जाते जाते हैं तो मोमेंट बढ़ती जाती है। इसको अगर आप प्लॉट करें तो इस जगह मोमेंट मैक्सिमम होगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता यूँ कम होती जाएगी, इस जगह पे ज़ीरो होगी। अगर ये ज़ीरो हो और ये मैक्सिमम मोमेंट एम हो, इसको प्लॉट करेंगे तो ये आएगा। ये हमने आंसर्स में भी प्लॉट किया था थोड़ी देर पहले, खोल के दिखा देता हूँ। ये प्लॉट हुआ है, इसमें ये प्लॉट सिर्फ उल्टा इसलिए है, असल में प्लॉट यही है कि मैक्सिमम मोमेंट, ओके यार, ये मैक्सिमम मोमेंट इस जगह पे और मिनिमम मोमेंट राइट हैंड पे है। इस जगह पे प्लॉट उल्टा इसलिए है अगेन क्योंकि इसमें नेगेटिव साइन है। अगर ये मैं नेगेटिव हटा दूं तो ये पॉइंट असल में ऊपर है और दूसरा वाला पॉइंट नीचे है, तो ये लाइन यूँ ही बनेगी। ठीक है, तो ये जहन में रखना है। अगर मैं आपको प्लॉट करने को कहूँ तो आपने इस तरह प्लॉट करना है, इसको माइनस साइन इग्नोर करके, यहाँ मोमेंट इस तरह प्लॉट होगी। क्या आपने जहन में रखना है, गलत नहीं प्लॉट करना।
अच्छा, तो मोमेंट हमारे पास है फोर्स टाइम्स लेंथ। अच्छा, यूजली मेरा ख्याल है फोर्स को पी कहा जाता है जब मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल पढ़ रहे होते हैं, तो पी लिख देता हूँ। वैसे जो भी लिखें आप, कोई फर्क नहीं पड़ता। फोर्स आपकी -8000 है और टोटल, अभी हम मैक्सिमम मोमेंट फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। ये मैक्सिमम मोमेंट है जो कि -32,000 न्यूटन मीटर के इक्वल है। फोर्स आपकी न्यूटन में और लेंथ मीटर्स में, ठीक है। इसको वेरीफाई करें। अगेन यही प्लॉट है आपके पास। मोमेंट, इसने इसको मिनिमम मोमेंट कहा है, लेकिन मैं आपको बार बार बता चुका हूँ ये मैक्सिमम मोमेंट है। तो -32,000 न्यूटन मीटर की मैक्सिमम मोमेंट लग रही है और ये हमने इधर से कैलकुलेट कर, ठीक है, ये वेरीफाई हो गया एक चीज़। अच्छा, किसी का सर आवाज कट गई है। ये कहाँ से कटी है? ये समझ आई है? ये मोमेंट वाला इशू समझ आ गया, मोमेंट कंप्यूट होती है। यस सर। ठीक है ना। अच्छा, अब हम डिफ्लेक्शन फाइंड करते हैं। मोमेंट हमने उससे कंपेयर भी कर लिया। ये -32,000 जो मैक्सिमम मोमेंट है, ये यहाँ पे लिखी हुई है -32,000 न्यूटन मीटर, ठीक हो गया। और ये इधर भी बता रहा है। अगेन ये जिसको मिनिमम कह रहा है, ये मिनिमम नहीं है, ये मैक्सिमम मोमेंट है। ये मैं आपको बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत से लोग एग्जाम में ये गलती करेंगे। अच्छा, अब हम डिफ्लेक्शन फाइंड करते हैं। डिफ्लेक्शन जो थिएटर डिफ्लेक्शन होती है, होता है कि आपकी जो बीम है वो, अब देखें इसके ये एक स्लोप बनी हुई है बीम, ये कर्वेचर होता है इस बीम में। इस बीम का जो एंड पॉइंट है उसके ऊपर अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूं तो उसका जो एंगल होगा ना एक्स एक्सिस से, वो ये थीटा बताता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है, अच्छा ये माइनस, वैसे माइनस नहीं लगाएं, पी एल डिवाइडेड बाय 2EI, ठीक है। पी आपका अप्लाइड लोड है, एल आपकी लेंथ है, और ई आपका यंग्स मॉडुलस है, और आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये आई आपका यहाँ यूज होता है। और आप यहाँ से देख लें कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जितना ऑब्जेक्ट बड़ा होता है या जितना मैसिव होता है, या जितना वो जब ना अपने सेंट्रॉइड से उसका मैस दूर लोकेटेड होता है, उतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया बड़ा होता है, ये वाली वैल्यू। और जितनी ये वैल्यू बड़ी होगी, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, उतनी डिफ्लेक्शन छोटी होगी। इसका मतलब ज़्यादा मैसिव बीम्स जो हैं, ज़्यादा जिनका आई बड़ा, आई बीम यूज़ करते हैं कि उसमें ज़्यादा होता है, ये आपने मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल में पढ़ा होगा। तो जितना आई बड़ा होता है उतनी डिफ्लेक्शन कम होती है, इसलिए हम कोशिश, लेकिन हम मैथ ज़्यादा करके आई नहीं बड़ा कर हो जाता है, क्योंकि मैथ की वजह से ग्रेविटेशनल एक्शन बीम रिफ्लेक्ट करता है, अपना मैथ भी काउंट करना पड़ता है। तो हम उस इफेक्ट को कम, कोई ऐसी बीम डिज़ाइन करते हैं जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया इस तरह का हो कि उसमें ज़्यादा मैथ जो है ना अभी, और उस यूज़ करते हैं। अच्छा, ये फार्मूला भी लिख सकते हैं, पी ऐसे लिख दिया और यहाँ पे 2EI इस तरह लिख दें, एक ही बात है। अच्छा, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? -32,000 फोर्स है, नहीं ये मोमेंट है, अभी मैं मोमेंट से कर रहा हूँ। अगर आपने फोर्स पुट करनी होगी तो आप यहाँ पे -8000 फोर्स पुट करेंगे और फिर लेंथ का आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। लेकिन अगर मोमेंट डायरेक्ट पुट करेंगे तो लेंथ का स्क्वायर नहीं करना पड़ेगा। 2 टाइम्स सर ई इसमें यंग्स मॉडुलस है।
यंग्स मॉडुलस जी 10 ठीक है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका आंसर ये आता है। डिफ्लेक्शन हमने मेरा नहीं ख्याल उसमें प्लॉट की थी तो कहीं शो नहीं होगी, पता नहीं की है कि नहीं। डिफ्लेक्शन नहीं हमने कहीं प्लॉट की, हमने उसकी बजाय अच्छा एक चीज़ होती है डिफ्लेक्शन जो मैंने आपको अभी बताया जिसको थीटा कहते हैं। वो ये होता है कि आपका जो जहाँ आपका मैक्सिमम वो आ रही है, मैक्सिमम बेंडिंग आ रही है जो कि राइट एंड पे है, यहाँ पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, उसके ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ करता है ये, और उस टेंजेंट का जो एंगल होता है एक्स एक्सिस उसको थीटा कहते हैं। आप मटेरियल में पढ़ा होगा। तो अभी हमने वो फाइंड किया जो कि ये अच्छा आवाज़ आ रही है अब? सर अभी यार अच्छा मैं आपको ये बता रहा था कि थीटा तो हमने फाइंड कर लिया जो अगर आपको ये बताता है कि इस बीम के एंड पे जो टेंजेंट बन रहा है उसका क्या एंगल है एक्स एक्सिस से। अब हम फाइंड करने लगे हैं कि ये बीम एक्सिस में कितनी डिस्प्लेसमेंट है। उसको फाइंड करने का फार्मूला होता है आपके पास y इज इक्वल टू माइनस पी एल क्यूब ओवर 3EI। अगेन इसको अगर आप मोमेंट में लिख दें तो अच्छा माइनस यहाँ पे बेशक ना डालें, अगर आपने माइनस इधर डाल दिया तो फिर फोर्स पुट करते हुए नहीं डालना। ये आपको पता होना चाहिए माइनस आपने कहाँ डालना, कहाँ डाला है और कहाँ नहीं डालना। अगर फोर्स में पहले से माइनस डला हुआ फार्मूले फिर आपने नहीं डालना, और अगर नहीं डला हुआ तो फिर डालना है। अगेन इस में मोमेंट के टर्म्स में लिखूँ तो ये क्या बन जाएगा, ml स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है अच्छा इसकी जो सारी मैं न्यूमेरिक्स है वो मैं पी एल क्यूब के आगे इसलिए लिखने लगा हूँ कि ये मैं पी एल क्यूब से कैलकुलेट करूँगा जो कि -8000 टाइम्स 4 क्यूब डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2.8 टाइम्स 10 टू द और 0.001933। इसको बेशक आप अच्छा मोमेंट की फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -32,000 जो कि मोमेंट अप्लाई हो रही है, और दिस टाइम एल का स्क्वायर होगा। ये दोनों फार्मूलेशन एक ही है, सिर्फ एल इधर जो है ना मोमेंट वाली फार्मूलेशन में एक एल मल्टीप्लाई पहले ही हुआ हुआ है और इसमें नहीं हुआ हुआ। फोर्स वाली में क्यूब आ जाता है और मोमेंट वाली में इसलिए स्क्वायर आता है। 3 2.8
बैकस्लैश टाइम्स 10 ठीक है, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है और इसको आप सॉल्व करें तो इसकी वैल्यू आती है -5.11 पावर -3 और इसके यूनिट्स क्या होंगे? मीटर्स होंगे, मीटर में होंगे सर, मीटर। डिफ्लेक्शन वाई के वाई डिफ्लेक्शन यूनिट मीटर में होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, ये डिफ्लेक्शन हमने फाइंड की हुई है, ये देख वैल्यू लिखी हुई है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन 0.05133। ठीक है, हमारी मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, अच्छा ये माइनस में अगेन माइनस सिर्फ इसलिए क्योंकि डिफ्लेक्शन नेगेटिव वाई में, नेगेटिव वाई नहीं शो किया यहाँ पे नेगेटिव। ठीक है, ये अगेन आपको पता होना चाहिए कि जनक किस केस में आपने मिनिमम वैल्यू उठानी है, किस में मैक्सिमम वैल्यू उठानी है। इसमें मैक्सिमम डिफ्लेक्शन यही है जो इसने मैक्सिमम शो की है, लेकिन उसकी वैल्यू नेगेटिव है क्योंकि आपके वाई एक्सिस ऊपर की तरफ है और बीम नीचे की तरफ बेंड हो रही है। तो इसकी वैल्यू है 0.005 माइनस में, माइनस मीटर्स में। अब ये वैल्यू इधर भी सेम आ रही है। अच्छा, इसको आपने दूसरी तरह लिखना है तो 0.00511 मीटर। ठीक है, हमारे पास 511 आ रही है, इधर 5133 आ रही है। तो थोड़ा बहुत एरर अगेन न्यूमेरिकल और उसका एरर है, जो आपने एनालिटिकल से कैलकुलेट किया वो एग्जैक्ट है, और जो आपने उससे कैलकुलेट किया वो ये वाला अप्रॉक्सीमेट है। ठीक हो गया। अब आप ये अब आपको जब कोई क्विज या कोई भी असाइनमेंट दी जाएगी तो उसमें आप इस तरह की ये चीज़ें कैलकुलेट करके डाल देंगे और ये इक्वेशन जिस तरह मैंने लिखी है इसी तरह लिखनी होती है। ये टेक्स्ट में ना कोई इक्वेशन लिख के दे, ये अपने मैनुअल में डाल देना बेशक 4 लाइनें। ये एनालिटिकल रिजल्ट्स हैं और वो हमने न्यूमेरिकली यहाँ से कंपेयर कर लिए। ये हमने वैल्यू डिफ्लेक्शन की भी देख ली है, ये इधर लिखी हुई है, एग्जैक्टली वही वैल्यू है। यहाँ पे हमें मैक्सिमम मोमेंट की वैल्यू भी हमने निकाली थी, ये वाली है -32,000। मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो खुद ही कंप्यूट करता है, वो दिखाता नहीं है। अब किसी का कोई सवाल हो तो पूछे। सर ये एलिमेंटल ट्रायड जो लगाए हैं इसके बारे में थोड़ा सा दोबारा बता दो। ये एलिमेंटल ट्रायड सिर्फ हमने डायरेक्शन के लिए लगाए हैं। ये जब भी आप डायरेक्शनल बेंडिंग मोमेंट अप्लाई करते हैं तो इसमें उससे पहले आप एलिमेंटल ट्रायड्स ऐड करते हैं। इसका आपकी उससे एनालिसिस से कोई ताल्लुक नहीं, ये एनालिसिस जिस तरह कंप्यूट करता है ये उसका तरीका है। जैसे हमने किसी पाथ लाइन पे कंप्यूट करने के लिए एक पाथ लाइन डिफाइन करनी पड़ती है, हालांकि ज्योमेट्री पहले से डिफाइन हुई भी है, लेकिन हमें उस पर एक पाथ लाइन डिफाइन करनी पड़ती है, एनालिसिस का तरीका है सॉल्व करने का। तो जब हमने यहाँ पे कोई एक स्ट्रेस फाइंड किया था बेंडिंग वाला ही, ये वाला था जिसमें हमने पाथ दिया था इसको, जिस तरह हमने वो पाथ डिफाइन किया इस तरह एलिमेंटल ट्रायड डिफाइन करने का एक तरीका है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। सर अगर ये इससे हम बस बेंडिंग एनालिसिस को मोमेंट ये निकाला बताते है हैं कि हम इसको बेंडिंग पाथ डिफाइन ना करें, अगर पूरे पे ही निकाल लें तो उससे भी कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा? चेक कर लेते हैं। पाथ के अलावा डिफाइन करने नहीं दे रहा, मैं खुद ही ऐड करके देखता हूँ। लाइन बॉडी सेलेक्ट कर ली, डायरेक्शनल बेंडिंग वाई एक्सिस, कोई नहीं पड़ा, वही रिजल्ट आ गया। ये आपने पाथ सिर्फ इसलिए डिफाइन किया क्योंकि अभी तो ये बॉडी प्रोसेसिंग हम करनी पड़े एक्चुअल बॉडी तो वन डायमेंशनल थी, जो हमने क्यों नहीं एक्चुअल बॉडी वन डायमेंशनल थी ना, हमने एक ही लाइन डिफाइन किया। ठीक है, तो इसमें जो टोटल बॉडी है वो भी वही वन डायमेंशनल बॉडी है और जो हमने पाथ डिफाइन किया वो भी वही चीज़ है। लेकिन अगर आपकी बॉडी 3 डायमेंशनल है और आप किसी एक एज पे फाइंड करना चाह रहे हैं तो आपने अगर टोटल बॉडी सेलेक्ट दिया यहाँ से, जिस तरह ये ऑल लाइन ऑल बॉडीज हुआ है, तो ये आपको पूरी बॉडी पे
दे देगा। इस तरह कोई प्लॉट नहीं आपको बना के देगा, ठीक है। अब इसमें उसने ये देखें पेंडिंग मोमेंट फाइंड कर दिया, लेकिन उसने यहाँ कुछ प्लॉट नहीं किया, नहीं, क्योंकि हमने सारी बॉडी सेलेक्ट कर ली है, उसको ये नहीं पता कि किस को रेफरेंस रख के मैं प्लॉट करूँ, मतलब यहाँ जो आता है वो होगा, ठीक है। ठीक है सर। वैल्यूज उसने ठीक फाइंड किए माइनस, लेकिन इसमें उसने प्लॉट भी कर दिए, और प्लॉट वो करता है इस पाथ के अगेंस्ट जो आपने स्पेसिफाई किया 1 से 2 तक। अगर ये ना स्पेसिफाई करें तो फाइंड तो वो कर देगा मोमेंट, लेकिन उसको ये नहीं पता कि एक्स एक्सिस कौन सा होगा जिसके अगेंस्ट मैंने प्लॉट करनी है वैल्यू, बस ये फर्क है। अच्छा, आप किसी जिससे नहीं चल रहा था, कोई एरर आ रहे थे, वो अपनी स्क्रीन शेयर करके दिखा दे बेशक। ये जो 3 इक्वेशंस मैंने लिखी है ना, ये अपने उसमें डाल देना रिपोर्ट में, और इनके साथ एक छोटा सा वो टेबल बना देना न्यूमेरिकल और एक्चुअल वैल्यूज़ का। तो ये एनालिटिकल वैल्यूज़ लिख देना और इनके कंपैरिजन में जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ निकाली। ये डिफ्लेक्शन हमने इसमें डाली नहीं थी, ये देखी हो तो उसमें आंसर से ऐड कर ले बेशक, लेकिन ये दोनों काफ़ी हैं, वायर डिफ्लेक्शन और मोमेंट। ओके जनाब, कोई प्लॉट कोई सवाल तो किसी ने कुछ पूछना हो? जिनसे नहीं हो रहा था वो अपनी स्क्रीन शेयर करके तो बताएं ना। सर वो मेरा मैथ तो ठीक नहीं बन रहा था सर, जो क्रॉस आ रहा था ना। क्या सर लाइन बॉडी पे क्रॉस आ रहा था सर, मैंने अभी आपको स्टार्ट में बताया ना, वो भी वैसा ही है। वो और अपनी स्क्रीन मैं देखता हूँ क्या इशू है। सर मैं प्रेजेंटर में हूँ। अब करो। सर स्क्रीन शो हो रही है। अपने इसके डिस्प्ले में जाओ, टॉप लेफ्ट के ऊपर जो होम ज्योमेट्री डिस्प्ले ये लिखा हुआ है, यस एक्सेस सर। में। तो चला गया सर, शो नहीं हो रहा। नहीं, अब हुआ है। अच्छा हाँ ठीक है, क्रॉस सेक्शन तो ऑन है तुम्हारा। अच्छा इसको बंद करो, अपनी ज्योमेट्री खोलो, ये मैशिंग वाला बंद कर दो, ज्योमेट्री कहाँ बनाई है वो खोलो। सर ओपन कर दी। सर नहीं, वो ये इसके वो शो मैश वाला ऑप्शन टिक नहीं है डिस्प्ले में, और इसने मैश जनरेट भी नहीं किया अभी।
वो किया था वो ये डिस्प्ले में, ये देखो डिस्प्ले के साथ शो में। हाँ अच्छा, इस मैश को यस सर। साइजिंग को क्लिक करो। कर दिए। ये ज्योमेट्री सेलेक्ट करो ना, यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा, शो नहीं हो रहा। नहीं सर। हो रही है ना यार, वो पीछे एक लाइन बनी हुई है, वो छोटी सी वाइट लाइन बनी हुई है यार। सर बनी तो हुई है लेकिन वो सिलेक्ट नहीं हो रही। स्मार्ट सेलेक्ट ऑन करो ना यार, ये जो टॉप ऊपर बार जो आ रही है मोड के साथ कंट्रोल, लिखा हुआ है। हाँ मोड के साथ। किसके साथ सर, समझ नहीं आई। कंट्रोल ई दबा दो यार। कंट्रोल ई। कंट्रोल ई दबाया, एक्सटेंड आ गई। यार अच्छा, इसी से लेफ्ट पे मूव करो, देखो एक जहाँ पे फेस सेलेक्ट हुआ है ना तुम्हारा, वहाँ पे तुम्हें एज सेलेक्ट करना है। कुछ माउस बना हुआ है, छोटे से स्क्वायर बने हुए हैं, थोड़ा सा और लेफ्ट पे। एज सेलेक्ट करना है, एज। यस सर, एज सेलेक्ट, यहाँ पे ये एक आ एज गया। की ऑप्शन हो, हाँ एज जी सेलेक्ट। जी, उसे कर लिया कर करो लिया। सेलेक्ट। अब आ गया। ठीक है, अब नंबर ऑफ डिविजन इसको नीचे जा, इधर साइजिंग में ही आ रही होंगी। नंबर ऑफ डिविजन 2 दे दो, उसकी बिहेवियर हार्ड कर दो और फिर जनरेट कर दो। ये छोटी छोटी चीज़ें आपने जहन में रखनी है, ये कुछ दफ़ा प्रैक्टिस करते रहे। ये एंसिस में इस तरह की छोटी छोटी काफ़ी चीज़ें हैं, स्पेशली डिज़ाइन मॉडलर में, कि लाइन बनाने के बाद आपने उसको जनरेट करना होता है, फिर लाइन फ्रॉम करना होता है, या अगर प्लेन है तो फिर प्लेन फ्रॉम स्केचेज, इस तरह की भी कोई ऑप्शन होती है। और फिर क्रॉस सेक्शन कैसे डिफाइन करते हैं, ये आपसे फिर क्विज या एग्जाम के टाइम नहीं होगा सॉल्व, अगर प्रैक्टिस नहीं होगी तो। यस सर। फिर इसके बाद वही स्टेप्स हैं सर जो आपने सर बताए थे। हाँ हाँ, बाकी वही स्टेप्स करते रहो। अच्छा, किसी और का कोई इशू? थैंक यू। यस सर, वो जो टोटल डिफॉर्मेशन नहीं, सॉरी डायरेक्शनल बेंडिंग मोमेंट है, उसके अंदर ये इशू आ रहा है। एक मिनट में प्रेजेंटर बनाता हूँ। स्क्रीन शेयर करूँ? डायरेक्शन सेलेक्ट करो बेंडिंग मोमेंट। ज्योमेट्रिक ट्रायड नहीं उसने ठीक डिफाइन किया शायद। ज्योमेट्रिक ट्रायड्स में देखो क्या एरर दे रहा है। लोड स्टेप, और ये बाय डिफॉल्ट 1 सेकंड पे हुआ होता है, ये तुम्हारे पे 0 क्यों हुआ है? टाइम को ना 1 सेकंड कर दो। तुमने लोड्स अप्लाई किए हुए?
fix a port or force. बाकी सब सॉल्व है सर। वो इसके अंदर ये एडिट नहीं हो रहा जो आप कह रहे हैं ना, वहाँ कर दूँ, ये एडिट ही नहीं हो रहा। अच्छा, दोबारा डिफाइन करो, एलिमेंट ट्रायड डिलीट करके दोबारा डिफाइन करो। ये हर जगह पे 1 सेकंड ये बाय डिफॉल्ट इसने ऐड किया होता है। टोटल डिफॉर्मेशन में देख लो, बेंडिंग मोमेंट हर जगह ऐड हुआ होता है। ये अगर नहीं आ रहा तो कोई सेटअप में इशू है। कहीं भी नहीं आ रहा, बेंडिंग मोमेंट में देखो ये आ रहा है। आ रहा है, उसमें आ रहा है। बेंडिंग से मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस सब में ये उसी तरह आ रहा है, लेकिन डायरेक्शनल बेंडिंग मोमेंट में भी नहीं आ रहा, और इसमें भी नहीं, एलिमेंटल ट्रायड्स में भी नहीं आ रहा। और ये भी नहीं, ये क्यों येलो है, ये मुझे नहीं समझ आया। ये आपके उसमें नहीं था। ये लाइन बॉडी जब डिफाइन नहीं हुई होती तब येलो करता है, पता नहीं क्यों नहीं पिक कर रहा। लेकिन वो फिर उसने बाकियों को भी तो सॉल्व कर ली है। स्कोपिंग मेथड, मिड लाइन, ये सारी ठीक डिफाइन हुई है। कहाँ पे मिड लाइन? तो ये मैंने हर तरह से डिफाइन करके देख लिया है। 2 पॉइंट से ये 0 है और ये 4 है। ये इस तरह भी डिफाइन कर दिया मैंने, तब भी ये नहीं, इसको नहीं, वो तो ठीक है। दोबारा अच्छा, एलिमेंट ट्रायड्स को जनरेट करो या अपडेट करो ये इस पे। वो तो इवैल्यूएट के लिए वो एरर दे देगा ये। पता नहीं क्या यार, तुम्हारा ज्योमेट्री नहीं बस वो पिक कर रहा, वो येलो जब तक सॉल्व नहीं होगा तो आगे नहीं चलेगा ये। वही मैंने यही देखा, ये इसको होना चाहिए, फिर हो जाएगा सॉल्व। चले मैं दोबारा फाइल बना लूँगा शायद तब होगा। अच्छा ठीक है, दोबारा देख लेना ये कैसे होगा। क्या हुआ सर? वो सेव किस तरह करते हैं सर? वो पिछली फाइल मैंने बनाई थी सर, वो सेव ही नहीं हुआ। एनसिस पूरा प्रोजेक्ट सेव करना पड़ेगा आपको। ये जो वर्क बेंच की विंडो है उसमें से सेव करें प्रोजेक्ट। वैसे किसी मैश को भी सेव करें तो पहले यही कहता है प्रोजेक्ट सेव करो। सर इसकी भी अपनी स्पेशल स्क्रीन शेयर करके दिखा दो। हाँ, फ्राइडे तक करा दो। अच्छा, ये रिपोर्ट जो है ना उसी रिपोर्ट के अंदर ही डालनी है, अलग से नहीं देनी। एक ही फाइल में लैब 1 की जो आपने रिपोर्ट, हाँ एक ही फाइल में। तो सारी रिपोर्ट्स आप उसी तरह, जब भी मैं आपको कहूँगा नई रिपोर्ट सबमिट करें तो उसके साथ बाकी पिछली सारी अटैच हो, बस उसी फाइल में आप नई वाली अपडेट कर देंगे। तो मतलब एंड में आपके पास एग्जैक्टली वही रिपोर्ट बने जो मैंने आपको इस तरह का फॉर्मेट दिया था। सर पूरी फाइल सर रिपोर्ट के साथ दे देंगे या सर उनके से वो स्क्रीनशॉट लेके सर? नहीं, स्क्रीनशॉट तो रिपोर्ट में डालनी है ना, मैं आपको स्क्रीन शेयर करके जी सर। अच्छा सर, ये फाइल नहीं ये जो भेजनी रिपोर्ट सर, है ये जो प्रोग्राम। हाँ जी सर, फिर बताएं। नहीं,
फाइल नहीं, सिर्फ पीडीएफ चाहिए मुझे। हेलो, आपकी आवाज़ बहुत कट रही ओके है। सर। क्या हुआ सर इसमें वेरिफिकेशन होगी तो वो हेडिंग नहीं होगी ना सर, क्योंकि इसमें हमने वेरिफिकेशन नहीं की। वेरिफिकेशन की है ना यार, ये क्या किया है? ये है ना वेरिफिकेशन में आप ये एनालिटिकल सॉल्यूशन डालेंगे और एक टेबल डाल देंगे जिसमें ये वैल्यू एनालिटिकल है और इसके मुकाबले में जो आपने वहाँ से निकाली है एनसिस से। ओके सर। सर ठीक है रिपोर्ट ना? के बारे में एक बार फिर बताएं सर, आपकी आवाज़ कट रही थी। अच्छा, रिपोर्ट का मैं ये कह रहा था कि आपने ये फॉर्मेट इसी तरह रखना है, टाइटल पेज बनाना है, इसकी जगह आप लिख देंगे इंट्रोडक्शन टू फ्लूइड मैकेनिक्स, नहीं इंट्रोडक्शन टू क्या है आपका, फाइनाइट एलिमेंट मेथड्स लैब रिपोर्ट। ठीक हो गया? ये लोगो डला हुआ है, ये पूरी रिपोर्ट तो मैंने बना दी है, अब तो कुछ करने को नहीं रह गया। यहाँ पे अपना नाम लिख दें, रोल नंबर लिखें, इंस्ट्रक्टर का नाम बेशक न लिखें, अपना ज़रूर लिखना। ये बाकी चीज़ें बनी हुई हैं, डेट अपडेट कर देना नीचे से। टेबल ऑफ कंटेंट्स लाजमी डालना है और ठीक वाला डालना है। वो टेबल ऑफ कंटेंट्स पे क्लिक करूँ तो मैं उस एक्सपेरिमेंट पे पहुँच जाऊँ, वो खुद टाइप नहीं करना है, ऑटोमेटिक टेबल डालना है। टेबल इस तरह के डाल दें और सारे एक्सपेरिमेंट्स आपने ऐड करते जाने हैं। पहला एक्सपेरिमेंट इस तरह बनाओ, जब आप दूसरा किए तो उसी वर्ड फाइल को खोलें और उसमें नीचे एक्सपेरिमेंट नंबर 2 ऐड कर दें। इस तरह अलग अलग फाइल नहीं देनी। जब अगली फ्राइडे को आप जब सबमिट कराएंगे तो लैब रिपोर्ट 1 और 2 दोनों एक दूसरे के नीचे डली हों। पेज नंबर्स इसमें डाल देना, इसमें पेज नंबर्स ही मैंने डाले थे, पेज नंबर डाल सर देना। ये कमिंग फ्राइडे को सर? यस सर। जी 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 ठीक है, हो नीचे गया पेज सर। नंबर डाल देना और टेबल ऑफ कंटेंट्स भी डाल देना। आपके पास यहाँ दो एक्सपेरिमेंट आ जाए, लैब 1 उसका नाम उस वही वाला लिख देना जो मैनुअल में लिखा हुआ है, लैब 2 भी इसी तरह बस लिख देना। सर जो इस फाइल में कवर पेज है वैसे ही होना चाहिए हमारा। जी, ये आपकी यूनिवर्सिटी का फॉर्मेट है रिपोर्ट का, तो ये इसी तरह ही रखें। ये यूनिवर्सिटी का FYP का फॉर्मेट है, इसी तरह होता है। यहाँ ये शायद थोड़ा डिफरेंट होता है, यहाँ टेबल नहीं होता, सिर्फ नाम लिखा होता है, वो बेशक उस तरह लिखें। ये चीज़ बेशक रिमूव कर दें, अब सिर्फ अपना नाम अपना रोल नंबर लाजमी लिखना है। अच्छा, आपकी मैंने वो अपडेट कर दी है ग्रेडिंग पॉलिसी, वो ग्रेडिंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसमें 10% आपका प्रोजेक्ट है, जो प्रोजेक्ट आपका बिल्कुल जो क्लास प्रोजेक्ट है उससे बहुत मिलता जुलता होगा। सेम ज्योमेट्री होगी, सेम मैशिंग, सेम एवरीथिंग, सिर्फ कंडीशन बाउंड्री कंडीशंस डिफरेंट होंगी। तो आप जब एक दफ़ा उसको बना लेंगे अपने कोर्स के लिए, सर जावेद कह रहे थे कि आप लोग कुछ दिनों में वो बता देंगे प्रोजेक्ट क्या है। तो जब आपको कोर्स के लिए अपनी फाइल एनसिस फाइल बना लेंगे, उसमें आप अपना लोड और बाउंड्री कंडीशन चेंज करेंगे और उसको दोबारा रन करेंगे और एक बिल्कुल छोटी सी रिपोर्ट लिख के लाएंगे, बस 10 पेजों से लंबी ना हो, 10 पेज बहुत होते हैं, 15 पेज हो जाए चलो, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं रखना। वो भी उसका फॉर्मेट भी इसी तरह होगा कि ज्योमेट्री क्या है, मैश क्या है, रिजल्ट्स क्या है। उसमें रिजल्ट्स आपने थोड़े से अच्छी तरह डिस्कस करने हैं कि इसका कंक्लूजन क्या है स्टडी का। इस में तो आप रिजल्ट डिस्कस नहीं करते क्योंकि ये एनालिसिस जस्ट फॉर द सेक ऑफ एनालिसिस है, सीखने के लिए। लेकिन उसमें आपने रिजल्ट्स थोड़े से ठीक तरह डिस्कस करने हैं। प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन होगी या सिर्फ वाइवा होगा, ये मैं डिसाइड कर लूँगा सर से बात करके। और क्या है, मैं ग्रेडिंग डिस्ट्रीब्यूशन खोल लेता हूँ। ये ग्रेडिंग डिस्ट्रीब्यूशन है। 10% क्विज, क्विज 4 लेना लाजमी है, आपके डिपार्टमेंट ने कहा है, तो 2 मिनट से पहले होंगे। अच्छा, अगली लैब में क्विज भी होगा यार, एक अगली लैब में हो जाएगा, एक और मिड से, एक लैब पहले शायद होगा। एक 2 क्विज मिड से पहले हो जाएंगे, 2 बाद में हो जाएंगे। एक्स्ट्रा क्विज अगर आपने लेने होंगे तो आप मुझे बता देना, वरना मैं एक्स्ट्रा नहीं लूँगा अगर नहीं आप लोग चाहिए तो।
प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन 10% नंबर, ये फालतू के नंबर हैं बिल्कुल। इसमें जितना ये बस आप जो कोर्स में करेंगे वही प्रोजेक्ट होगा सेम, सिर्फ लोडिंग कंडीशन डिफरेंट होंगी। मिड टर्म और फाइनल ये फिक्स्ड है। यूनिवर्सिटी पॉलिसी 20%, फाइनल 40%। क्लास पार्टिसिपेशन आपके 20% है। इस क्लास पार्टिसिपेशन में 10 नंबर उसके हैं जो आप रिपोर्ट सबमिट कराएंगे, लैब रिपोर्ट तो मैंने आपको कहा हुआ है, और बाकी 10% आपके क्लास में जागने के, एनसिस के और इस तरह की चीज़ों के। जिस तरह आज मैंने एनसिस चेक किया तो मैं उसके नंबर लगा दूंगा। ठीक हो गया? सर कोई किस तरह का लेंगे सर? रिटर्न बेस्ड होगा? क्विज दोनों पोर्शन होंगे। एनालिटिकल पोर्शन भी, जिस तरह आज हमने थोड़ी सी कैलकुलेशन की है, फॉर्मूले गिवन होंगे, ये पोर्शन भी हो सकता है। और दूसरा आपका एनसिस पे भी होगा, वो आप दोनों वेरीफाई कर लेंगे कि दोनों से रिजल्ट ठीक आ रहा है नहीं आ रहा, वो आप मुझे दिखा देंगे बस। एनसिस पे जो आपने सॉल्व करना है उसकी मुझे रिजल्ट्स जहाँ पे वेरीफाई करने वाले हैं ना, उसकी स्क्रीनशॉट्स भेजेंगे, और स्क्रीनशॉट मुझे पूरी भेजना, क्रॉप ना करना। क्रॉप करोगे तो सारे एक ही स्क्रीनशॉट दे दोगे, पूरी भेजना ताकि मुझे कोई फ़र्क भी नज़र आ जाए। और जहाँ पे ये चीज़ें डिफाइन करनी है ना, मतलब पूरी स्क्रीन फॉर एग्जांपल यहाँ पे रिजल्ट, हाँ पूरी, एक तो पूरी स्क्रीनशॉट सेंड करनी है, और दूसरा जहाँ पे आप डिफाइन करते हैं ना, वहाँ पे अपना रोल नंबर लिख देना, थोड़ी मेहनत कर लेना। वैसे कोई और भी लिख सकता है आपका, लेकिन तो कुछ तो मैं कर दूँगा। वैसे इसकी फाइल भी, सर हम सीधी फाइल फाइल से मैं अटैच देख कर लूँगा देते हैं, आप खोल के किसके देख पीसी लीजिए। नहीं, खोल के मैं सबके नहीं देख सकता ना यार। मैं सबके रिजल्ट देखूंगा, और जिसका मुझे लगेगा कि इसने खुद नहीं किया है, कॉपी किया, मैं उसकी फाइल खोल के देखूंगा। सबकी नहीं मैं देख सकता। फाइल भी सेंड करें, रिजल्ट में आप अपना रोल नंबर लिख देना इधर सर किसी फाइल भी जगह रहने पे। दें, वो अपलोड करते सर करते फाइल 80 MB की हो जाएगी सर, वो फाइल 100 अपलोड MB करते फाइल करते बहुत टाइम लग नहीं जाएगा। नहीं, फाइल इतनी बड़ी नहीं होती यार। इनकी बड़ी, मैं अभी चेक कर देता हूँ। फ्लूइड्स की फाइल ज़्यादा बड़ी होती है, 5 MB की फाइल है यार। इससे बड़ा तो शायद PDF हो जाए आपका, नहीं सर, सेंड हो मेरी जाएगी। इसको आप जिप 1.3 MB। और अपलोड कर। क्या करते रहे हो तुम? अच्छा देख लेंगे यार क्या करना है। पहला कुछ आसान ही होगा, देख लेंगे क्या करना है। रिजल्ट्स में सर सारे सर क्विज कब है? सर अपने BME पे लिखते हैं। अगली लैब में। हाँ क्या हुआ? सर अटेंडेंस ले लें सर। सर रिजल्ट्स में सर वो सारे अपने अटेंडेंस में ले BME चुका हूँ। लिखते हैं, तो सर उसमें फर्क कैसे पता चलेगा सर? रिकॉर्डिंग स्टॉप करते। सर टाइम हो गया सर। मैं वो करा दूंगा, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूँ। टाइम नहीं हुआ अभी यार, कि टाइम होगा।